कि यार मेरे को एजुकेशन लेनी है? क्या फैमिली का प्रेशर था या आपके मन से कुछ था? नहीं, फैमिली का तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। तो मेरे किसी भी एवरेज दिन में आज तक मैं अगर खाली मीडिया इंटरेक्शंस की बात करूं तो करीब करीब 6000 मीडिया इंटरेक्शंस मैं कर चुका हूं और दिन में मेरे ऑलमोस्ट एवरेज 6 से 7 शोज होते हैं। ज़्यादातर लोग पैसे की बात उतनी खुलकर घर पर नहीं करते। बहुत सारे बार मैंने रोहित ये भी देखा है कि घर का जो मुखिया होता है वो थोड़ी शेखी बताता है फैमिली के आगे अपनी रेपुटेशन रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए वो कई दफ़े झूठ भी बोलता है। सर जैसे कि आज की डेट में आप कई सारे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं और उनको ज्ञान देते हैं अच्छा खासा कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई फेज आया था जब आप ही की एजुकेशन ने आपको डायरेक्शन मोड़ दी, आपको लगा कि यार ये डिसीजन लेना था वो गलत साबित हुआ? क्योंकि पैसा रोहित कमाना आसान है, उसको संभालना मुश्किल है। सर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जब मैं ज़्यादा कमाऊंगा तब ज़्यादा सेविंग करूंगा, तो ये जो टर्म्स है बेसिकली जब ज़्यादा कमाऊंगा तब ज़्यादा बचत करूंगा, तो ये कितना घातक हो सकता है एक आम आदमी के लिए? देखिए, जब आप ज़्यादा कमाते हैं, जैसे ही आपकी सेविंग्स आए तो आपको आते ही थोड़ा मुश्किल काम है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और अगर आप कर सकें तो ये दिस इज़ द रोड टू बिकमिंग रिच। कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ते हैं। कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ते हैं। सर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए उसका बेसिकली? क्या उनको इमरजेंसी फंड रखने चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर उसको इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए? सारा ही कुछ होना चाहिए, सारा ही कुछ होना चाहिए। सर दो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं एक बार, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सोशल लाइफ, एंजॉयमेंट वाली लाइफ। एक आदमी तो घर में कमा के परेशान हो गया, वो अपने सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस किया जा रहा है। दूसरी टर्म्स पे अगर बात करें, लेट्स से उनके बच्चे हैं या फिर उनकी वाइफ हैं, वो कहते हैं कि कल का नहीं पता कि कल को जीवित रहेंगे तो फिर अचार डालोगे ऐसे पैसे का, तो एंजॉय कर लेते हैं। तो एक की खुशी दूसरे का सेक्रीफाइस बन जाता है, तो उस कंडीशन में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। और आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताऊं मैं, शहरों में खासकर 80% लोग, आपको हैरानी होगी, जो पैसा कमाते हैं, जैसे हमको मर्सिडीज़ खरीदनी है लेकिन पैसा जोड़ लो आगे चल के लेंगे। भाई जब तुम बुढ़ापे में पहुंच करके जब तुम्हारा शरीर ही काम करने लायक ना, तो उस वक्त मर्सिडीज़ का क्या एंजॉय करोगे? बिल्कुल। कि इफ़ यू हैव टू बिकम रिच, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोलता हूँ, तो आपको बनने के एम रखना चाहिए। जी सर आजकल ना सोशल मीडिया पे ना बहुत होड़ लगी हुई है। मैंने आपको देख लिया तो आपके जैसे बनना चालू कर दिया, उनको देखा तो उनके जैसे बनना चालू कर दिया। हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक नहीं कर पाते हैं, अपने घर की अर्निंग पोटेंशियल्स को नहीं देख पा करके हम होड़ में लगे हुए हैं। देखो मेरे चाचा के लड़के ने भी फ़ोन ले लिया तो मुझे भी लेना है। किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगा देनी चाहिए। किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगा देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कम कमाते हैं तो आप कभी सेव ही नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, कम कमाते हैं तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आज की डेट में सर दो तरीके के गोल्ड हो चुके हैं, एक तो फिजिकल गोल्ड, एक डिजिटल गोल्ड। आपके हिसाब से एक आम आदमी को जो, जैसे मैंने बताया, 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है और हार्डली 3-4 हज़ार रुपये महीने का सेव कर सकता है, तो उसको डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर फिजिकल गोल्ड में जाना चाहिए? डिजिटल गोल्ड नहीं, हम उसको पेपर गोल्ड कहते हैं। क्योंकि डिजिटल गोल्ड तो भारत सरकार सेबी की तरफ से रिकग्नाइज नहीं है। तो एक आम आदमी को जो कैसे किसी तरीके से मैनेज कर रहा है अपने पैसों को, फ्लैट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, लैंड की तरफ जाना चाहिए? फ्लैट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, लैंड की तरफ जाना चाहिए? पहले तो आपको अपना रहने के लिए चाहिए, तो रहने के लिए तो आपको, बट सर कई बार लोगों को ना ये भ्रम भी होता है कि यार इतने दूर जाकर ले तो लेंगे, कौन उसकी निगरानी करेगा? और बड़े बुजुर्ग को एक कहावत है सर, जमीन वही अच्छी जो अपने पैर के नीचे। तो कई बार अक्सर ये भी देखा जाता है कि यार सर ये कुछ समय के लिए लिमिटेड ऑफर है, अदरवाइज प्राइस इज गोइंग टू बी हाई लाइक 2000 पर स्क्वायर यार्ड। तो उस कंडीशन में फिर आदमी सोचता है यार फिर 100 गज भी अगर मैं ले रहा हूँ और 2000 रुपये गज भी बढ़ जाता है तो एट द एंड मुझे ज़्यादा पॉकेट पे असर पड़ेगा, तो आज ही ले लेते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये क्या ये भी जल्दबाजी का हिस्सा आता है? ये भी वो आई थिंक बेचने वाले की सेल्स पिच होती है, जो आपको ऐसे कहता है आज कल से रेट बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो बेचने की उसको जल्दी है। जी सर, अगर कोई एक आम आदमी बेसिकली आज 10,000 रुपये सेव करने की उसने ठान ली हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा हमको यहाँ पे एक हेल्प आउट कीजिए कि 10,000 वो कैसे कैसे लगाए, कितना म्यूचुअल फंड में, कितना पीपीएफ में, कितना स्टॉक्स में और कितना ईटीएफ में? देखिए, अभी जो सिचुएशन है दुनिया की वो थोड़ी सी टफ है। जी, युद्ध चल रहा है और एक वैश्विक मंदी, वर्ल्ड रिसेशन दरवाजे पर दस्तक दे क्या रहा है, बहुत जगह तो आ ही चुकी है। सो आई थिंक पैसे को फैला के लगाना चाहिए इन 5 एसेट क्लासेस में जो मैंने बताई। जी, इसमें आपको लगाना चाहिए। 1 लाख की सैलरी है और 1,20,000 खर्च हो रहे हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड ले लिए, कुछ ऑफर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया।
तो अब हम बात करते हैं कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। अब वो ये सवाल करता है कि भाई पहले कर्जे पे चुका हूँ या इन्वेस्टमेंट करूँ? तो पहले तो ये गलती हो गई कि इतनी ईएमआई ले ली, जी। तो ये करना ही नहीं था पहले तो। कल के सुख के लिए आज का सुख त्याग देते हैं। गालिब का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. हाय, वेलकम बैक टू द इग्नाइट जर्नी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिदुड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शो इग्नाइट जर्नी के अंदर। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता है। आज भी भारत के अंदर ऐसे ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली के अंदर कि आए दिन पैसे के लिए 100 रुपये के लिए झगड़े देखे जाते हैं। बट क्या ऐसा कुछ हो कि कैसी कोई फाइनेंशियल एजुकेशन अगर हमको दी जाए जिससे कि एक आम आदमी एक करोड़पति का रास्ता बहुत आसानी से तय कर सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आज हमारे और आपके बीच में एक ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का बादशाह कहा जाता है, जिनका नाम मैं बखूबी लेना चाहूँगा यहाँ पे, शरद कोहली सर, जिनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है अपने इस फील्ड के अंदर और उन्होंने अपने इस नॉलेज के बेस पे कई सारे लाखों लोगों की लाइफ के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन का उजाला बखेरा है। तो आज आप सभी के बीच में स्वागत करना चाहूँगा शरद कोहली सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बिफोर वी स्टार्ट ऑल दिस आवर जर्नी बेसिकली मैं थोड़ा सा बैकएंड में जाना का प्रयास करूंगा। मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में भी जानूंगा सर। जैसे कि आज आप अपने शब्दों से, अपनी नॉलेज से कई सारे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन का आप ज्ञान देते हैं। तो बेसिकली मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आज आपके अंदर जो नॉलेज आप डेवलप कर पाए, तो ये नॉलेज का बेसिकली क्या ज्ञान आपने आपके चाइल्डहुड से स्टार्ट हुआ था या फिर आपने कोई टीनेज लाइफ में आपने देखा था? बेसिकली वी वांट टू नो। देखिए, फाइनेंस में जर्नी तो आपकी एजुकेशन से शुरू होती है। अगर आपने पहली बात तो आपको फाइनेंस की कुछ एजुकेशन तो लेनी पड़ती है। बिना एजुकेशन के भी मैंने कई लोग देखे हैं फाइनेंस में सक्सीड होते हुए, पर अगर उसके पीछे थ्योरेटिकल नॉलेज हो और फाइनेंस की एजुकेशन हो तो आपकी जर्नी उससे आसान हो जाती है। बिल्कुल, आई मीन बाय क्वालिफिकेशन रोहित, आई एम अ फाइनेंस मैन, और मैं जनरली अपने क्वालिफिकेशंस का बखान करता नहीं हूँ, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और बीकॉम ऑनर्स किया। उसके बाद मैंने सीए किया। सीए मैंने इंडिया से भी किया, फिर मैंने यूके जाके दोबारा सीए किया। अब 2 बार मैंने सीए किया। सो आई एम सीए फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम इंग्लैंड। उसके बाद मैंने हार्वर्ड से फाइनेंस किया और लॉ भी किया, और उसके बाद मैंने एमबीए फाइनेंस भी किया, और फिर आई हैपन टू बी अ डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स। तो आप क्या होता है, जब फाइनेंस की जो नॉलेज होती है, जो एजुकेशन होती है, वो आपको मोटिवेट करती है जब आपने कोई पढ़ाई करी है। और फिर लोगों को जहाँ तक इम्पार्ट करने की बात है, तो आई थिंक दैट बिकॉज इन माई यंगर डेज आई वॉज अ प्रोफेसर ऑल्सो एट सम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में। कुछ MBAs को शौकिया जाके पढ़ाता भी था विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर। और फिर धीरे धीरे आई गॉट कनेक्टेड टू मीडिया। मुझे मीडिया में 10 साल हो गए हैं, लगभग सभी टीवी चैनल्स पर, रेडियो पर, FM चैनल्स जो रेडियो पे होते हैं उन पर, और कुछ सरकारी प्लेटफॉर्म्स पे भी। उसके अलावा जब से ये यूट्यूब और डिजिटल ज़्यादा चलने लगा, तो बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, मेरे ख्याल कितने ही सैकड़ों के हिसाब से प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पर मैंने बोला हुआ है। तो धीरे धीरे जब मैंने बोलना शुरू किया, इकोनॉमिक्स पे मैं टीवी पे बोलता था, फाइनेंस, बिजनेस, टैक्स, स्टॉक मार्केट्स। तो मेरे लिए ये चीज़ें नई नहीं थी, क्योंकि मैंने जो अपनी पढ़ाई करी थी वो सब इन्हीं फील्ड्स में करी थी। और जब मुझे रिस्पांस लोगों का मिलना शुरू हुआ, मैं जो बोलता था उससे लोगों का फ़ायदा होता था, या तो उनकी एजुकेशन में वृद्धि होती थी, और बहुत से लोगों को तो रुपए पैसे में भी फ़ायदा होने लगा। मैं जो उनको फाइनेंस के, इन्वेस्टमेंट के जो तरीके बताता था, जो स्ट्रैटेजीज़ बताता था, लोगों को फ़ायदा होने लगा। जो फ़ायदा, जो लोग जब पैसा कमाने लगते हैं तो they start following you. So today I have, across TV channels, I have more than, 100 million followers across TV channels, अलग-अलग channels पे। जितने भी आप नेशनल न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, मेरे अपने भी 1 मिलियन से ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। प्लस आई हैव रिसेंटली क्रिएटेड माय ओन यूट्यूब चैनल ऑल्सो। आज तो मैं आपकी चैनल पे हूँ। सो बेसिकली अगर लोगों को फ़ायदा होता है तो आपको फिर और मोटिवेशन मिलती है। करेक्ट। और जब मोटिवेशन मिलती है तो आपका फिर और ज़्यादा जितना आपने पढ़ाई लिखाई करी है, जो एक्सपीरियंस लिया है, वो बताने का मन करता है। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट गोस। सर, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और आप कैसे लोगों की लाइफ के अंदर
एक ड्रास्टिकल चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। बट सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बेसिकली जो आज आपने इतनी एजुकेशन आपने ली है, अलग अलग एरिया में जाकर के, अलग अलग क्षेत्र में जाकर के आपने जो ज्ञान लिया है, तो इसके पीछे का बेसिकली वो एक ट्रिगर क्या था कि यार मेरे को एजुकेशन लेनी है? क्या फैमिली का प्रेशर था या आपके मन से कुछ था? नहीं, फैमिली का तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। अच्छा। आई थिंक मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई आपका शौक होता है। अगर आपको पढ़ने का शौक है, आपको नॉलेज बढ़ाने का शौक है, आपको नॉलेज लेने का शौक है, तो वो शौक आपका पैशन बन जाता है। जैसे मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, तो मेरा अपना बिजनेस भी है, मेरी अपनी कंपनीज हैं उसमें, पर ये पॉडकास्ट जो होती है ये मुझे कुछ मॉनेटरली तो मेरे लिए नहीं करती है, बट बिकॉज आई मीन लाइक यू आर यंग, तो मेरा एनकरेज करता हूँ यंग पॉडकास्टर्स को। और मुझे लगता है अगर आप हज़ारों लाखों तक पहुँच पाए आपका पॉडकास्ट, तो उतने लोगों का फ़ायदा होता है। सो समटाइम ऐसा नहीं होता है कि सब चीज़ पैसे के लिए की जाती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू डू एज अ मैटर ऑफ पैशन ऑल्सो। तो कोई फैमिली का प्रेशर नहीं था, मुझे पढ़ाई का शौक था। सीए एक बार करी तो दोबारा करने की हिम्मत कम लोग करते हैं, एक ही बार कठिन होती है। सो आई वेंट टू लंदन एंड आई डिड इट ऑल ओवर अगेन। देन आई वेंट टू यूएस, मैंने हार्वर्ड से फाइनेंस किया, लॉ किया। तो आज हमारी लॉ फर्म भी है, हमारी अकाउंटिंग फर्म भी है, वी आर इनटू स्टॉक मार्केट्स ऑल्सो। सो मेरे बिजनेस से भी कनेक्टेड था, और आई थिंक इससे फ़ायदा ये होता है कि मैं खुद भी बहुत अपडेटेड रहता हूँ, क्योंकि जब मैं किसी को बताने के लिए, तो पहले आपको खुद जानकारी होनी चाहिए। सो ट्रू। तो मेरे किसी भी एवरेज दिन में आज तक मैं अगर खाली मीडिया इंटरेक्शंस की बात करूं, तो करीब करीब 6000 मीडिया इंटरेक्शंस मैं कर चुका हूं। अच्छा। और दिन में मेरे ऑलमोस्ट एवरेज 6 से 7 शोज़ होते हैं, टीवी पर होते हैं या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, कोई पॉडकास्ट होती है। तो आई डू अबाउट 6 to 7 इंटरेक्शंस। और मेरा ये मानना है रोहित, कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, तो आपकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जा रही है, यू नो। करेक्ट। तो मैं जहाँ जाता हूँ, मैं किसी भी स्टेट में जाता हूँ, मुझे मेरे फॉलोअर्स, व्यूअर्स मिल जाते हैं, वो मेरे से बातचीत करते हैं, कोई कुछ पूछता है, कोई जानना चाहता है। सो यू नो, आई फील इफ़ यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन समबडीज़ लाइफ, अगर आप किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तो फिर आपकी एजुकेशन वो साकार है। वरना तो आपने अपने लिए करी, आपको अपने लिए तो दुनिया ही पड़ती है, दुनिया देयर इज नो बिग डील। जी। बट आई थिंक एजुकेशन वही काम की है जो आप लोगों को आगे बांट सके और किसी की ज़िंदगी में कोई अच्छा बदलाव ला सके। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट मच ऑफ इनसाइट्स। सर जैसे कि आपकी नॉलेज से हमें पता लग रहा है कि आप डेफिनेटली आम आदमी की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंजेस लेकर के आप आ चुके हैं, और शायद आज जो मेरे व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे, बहुत कुछ लर्निंग आपसे सर वो डेफिनेटली लेकर जाने वाले हैं। आई होप सो। सर एक ना आम आदमी के जीवन में, मिडिल क्लास फैमिली में एक टॉपिक देखा जाता है, पैसे का सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। इसके ऊपर नॉर्मली घर में कोई बात करता नहीं है। एक हस्बैंड और एक वाइफ, उनको पता है घर में कलेश चल रहे हैं, पैसे से रिलेटेड बातें होनी ही होनी है, बट जानबूझकर वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पता है बात करना चालू करेंगे फिर कलेश चालू हो जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित, ऐसा तो नहीं है सब जगह कलेश होते हैं जी। पर यह है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, और ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। इनफैक्ट मैंने एक बुक लिखी है अभी रिसेंटली, उसका नाम है मनी मेड ईजी। ओके। और वो अमेजोन पे बेस्ट सेलर भी बन गई है। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है कि आपको अपने आपका फाइनेंस जो है, जो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, सेविंग कैसे करनी चाहिए, इंश्योरेंस है, टैक्स है, जो भी किसी व्यक्ति से संबंधित जो पैसे का जुड़ाव है, वो सब कुछ उसमें कवर्ड है। इनफैक्ट उसमें मैंने इसी बात से शुरू करा है किताब को, कि घर में जब सब लोग बैठते हैं तो पैसे की बात सब जगह नहीं होती। कुछ फैमिलीज तो बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। करेक्ट। वो बताएंगे आज मैंने इतना कमाया, इतना बैंक में है, चलो इतना खर्च देते हैं, ये बचा के रखते हैं, इससे छुट्टी मनाएंगे, इससे यार नया टीवी खरीद लेंगे, नई कार खरीद लेंगे, मकान ले लेंगे। ये सब बातें लोग कुछ लोग करते हैं, पर ज़्यादातर लोग, आपकी बात ठीक है, ज़्यादातर लोग पैसे की बात उतनी खुलकर घर पर नहीं करते हैं। और इसके पीछे कलेश नहीं, आई थिंक वो कल्चरली हमको ऐसे ट्रेन किया गया है करेक्ट, कि बहुत ज़्यादा पैसे की बात नहीं होती। और मैं समझता हूँ कुछ हद तक अच्छा भी है, बिकॉज आप घर में भी बैठे, देखिए सारा दिन अगर आप बाहर जाते हैं कमाने, तो आप पैसे के लिए कम जाते हैं, आप नौकरी है, पेशा है, तो पैसे की बातें करते हैं बाहर जाके, पैसे के लिए ही जाते हैं, सुबह निकलते हैं घर से, शाम को पैसे के लिए ही निकलते हैं। और फिर घर में भी बैठ के अगर वही पैसे का चिंतन करने लगे, तो एक तरह से इट इज़ गुड ऑल्सो। बट मुझे ये लगता है रोहित, इस सारी बात में अच्छाई बुराई के बीच में कहाँ जाके समन्वय होता है कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि घर का जो मुखिया है, जो मेन कमाने वाले लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग कमाते हैं, उन सबको अपने फैमिली मेम्बर्स से अपना पैसे का हालचाल बांटना चाहिए जी। क्योंकि उससे 2-3 फायदे। एक तो दूसरों को पता लगता है, क्योंकि मान लीजिए किसी नॉन अर्निंग मेंबर ने कोई खर्च कमिट कर दिया, या वो कहीं कंजूसी कर रहा है, कर रही है,
तो उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स के पास, भाई के पास या हस्बैंड के पास या मेरी वाइफ के पास, बहन के पास कितना पैसा है जो मैं अपने वहां तक मैं अपने पैर पसार सकता हूँ, जिसको बोलते हैं ना उतने पैर पसारी जितनी बड़ी चादर होती है। तो एक तो ये फायदा होता है, दूसरा ये फायदा होता है कई दफे आपको कोई फैमिली का मेंबर बहुत अच्छा सजेशन दे देता है कि ऐसा करो, इस पैसे को वहां लगा देते, जो आपके दिमाग में नहीं आई होती। हर किसी व्यक्ति के दिमाग में हर कोई बात नहीं आती है। जी, कलेक्टिव विजडम जिसको हम कहते हैं, करेक्ट। वो कलेक्टिव विजडम जब आप शेयर करते हैं तो उसका आपको फायदा होता है कि आप, और दूसरा आप फैमिली की राय भी ले लेते हैं, एक कंसेंसस भी बन जाता है। तो फैमिली मेंबर अपने आप को इन्वॉल्व भी समझता है कि चलो इस पैसे के डिसीजन में कहाँ घर लेना है, कितने का घर लेना है, इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, गाड़ी कौन सी लेनी है, मुझे भी इन्वॉल्व किया गया। सो आई थिंक द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो फील इन्वॉल्व, उनको अपनी इंपॉर्टेंस भी समझ आती है और एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बन जाती है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि पैसे का थोड़ी बहुत बातचीत होनी चाहिए। हर वक्त तो नहीं पैसा होना चाहिए, हर वक्त पैसा करेंगे तो फिर तो मैंने बताया ना, आप दिन में भी पैसा की बात कर रहे हैं, शाम को घर आके भी छुट्टी वाले दिन भी पैसे की बात करेंगे, घूमने के वहां भी पैसे की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। आई थिंक दैट शुड नॉट बी देयर, बट अदरवाइज आई थिंक फैमिली को एक समय फिक्स करना चाहिए जब बैठ के वो सब लोग अपने अपने फाइनेंसेस की बात करें। जो नॉन अर्निंग मेंबर्स भी हैं वो भी बात करें। मान लीजिए कोई अभी स्टूडेंट है, उसको पॉकेट मनी मिलती थी, उसके पास मान लीजिए 10-20 हज़ार रुपये जमा हो गए, उसको बताना चाहिए कि मेरे पास अब 10-20 हज़ार जमा हो गए हैं, पापा मम्मी को बताए, बहन भाइयों को बताए, किसी दूसरे भाई के पास 30-40 हज़ार हो गए वो बताए, फादर को बताना चाहिए देखो अब मेरे पास इतने लाख हो गए हैं, अब इससे हम ये करेंगे ये। तो उससे आई थिंक इट बिकम्स मोर पार्टिसिपेटिव, कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी बन जाती है। और फैमिली में आप जिस कलेश की बात कर रहे हैं जी, वो कलेश उल्टा कम हो जाता है, क्योंकि हर फैमिली मेंबर को पता है कि उनकी लिमिट कहाँ पर है जी, और वो फैमिली कहाँ तक अपने आप को खर्च के लिए खोल सकती है और क्या क्या अफोर्ड कर सकती है और क्या क्या नहीं अफोर्ड कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि कई दफ़े किसी के मन में, मैंने बताया ना, इच्छा हुई कि भाई हम जो है 5 स्टार होटल में रुकेंगे या घूमने जाएंगे तो 5 स्टार में खाएंगे। अब कई और बहुत सारे बार मैंने रोहित ये भी देखा है कि घर का जो मुखिया होता है वो थोड़ी शेखी बताता है फैमिली के आगे अपनी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए जी, वो कई दफ़े झूठ भी बोलता है, या मैं यूँ कहूँ कि छुपाता है। तो वो गलत है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपके फैमिली मेंबर के मन में या तो कोई इच्छा उसकी दबी रह जाएगी या फिर उसकी कोई इच्छा जरूरत से ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। सो वो वेवलेंथ मैच करने के लिए वो ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। जी। सर, जैसे कि आज के डेट में आप कई सारे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं और उनको ज्ञान देते हैं अच्छा खासा कि आपको क्या करना चाहिए। बट मैं और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई फेज़ आया था जब आप ही की एजुकेशन ने आपको थोड़ा-सा मतलब डायरेक्शन मोड़ दिया, आपको लगा कि यार ये फाइनेंशियल की जो मैंने को बेसिकली जो ये डिसीजन लेना था वो गलत साबित हुआ? कोई ऐसा फेज़ हुआ आपकी लाइफ में? नहीं, ऐसा कोई एज सच फेस नहीं आया, पर ये ज़रूर है रोहित के अब जो एक फाइनेंशियल मेंटर या एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका होना चाहिए। जी, मेरे पास उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसे लोग नहीं मिलते थे आसानी से। आजकल तो मिल जाते हैं, आजकल तो आपको सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप देखें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं जो बताने। उस समय ये सब नहीं था। तो व्हाटएवर आई हैड टू डिसाइड ऑन माय ओन। मतलब मुझे लगता है अगर शायद मेरे पास उस समय ऐसा कोई होता जैसे किसी के लिए आज मैं हूँ, जी, तो हो सकता है मैं इससे बेहतर कर रहा होता जो आज कर रहा हूँ। हालांकि ईश्वर की कृपा से मेरे पास कोई कमी नहीं है और कोई ऐसी मुझे ऐसी गलती महसूस नहीं होती है। बट आई फील अ फाइनेंशियल गाइड शुड बी देयर विद एवरीबडी, क्योंकि पैसा रोहित कमाना आसान है, उसको संभालना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और पैसा संभालने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, ये बैंकिंग क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होता है, ये टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होती हैं, कितना मुझे खर्चना है, घर का बजट कैसे बनता है, कितनी मुझे बचत करनी है, कितनी बचत काफ़ी है, तो ये सब चीज़ें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी होनी बहुत ज़रूरी है। सो मे बी आई डोंट से कि मुझे कहीं से कोई गलती हुई, बट मे बी अगर कोई उस टाइम फाइनेंशियल गाइड जैसे आज मैं कुछ लोगों के लिए हूँ, या जितनी आसानी से लोग मेरे तक पहुँच पाते हैं गूगल पे मुझे ढूंढ के या डायरेक्टली हमारी किसी कंपनी के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, अगर शायद मेरे पास ये सुविधा होती, मे बी आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट प्लेस, ऑल्दो आई हैव गॉट नो रिग्रेट्स एज सच। जी। सर, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जब मैं ज़्यादा कमाऊंगा तब ज़्यादा सेविंग करूंगा, तो ये जो टर्म्स है बेसिकली, जब ज़्यादा कमाऊंगा तब ज़्यादा बचत करूंगा, तो ये कितना घातक हो सकता है एक आम आदमी के लिए? देखिए, जब आप ज़्यादा कमाते हैं
तो अभी मैंने पीछे हाल में एक किसी के लिए इंटरेक्शन किया था इसी बात पर। अच्छा तो जब आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 है जी। और वो बढ़ के फॉर एग्जांपल 60-70 हज़ार हो जाती है, तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना ये कहता है कि आपके खर्चे उससे तेज बढ़ते हैं, तेज बढ़ते हैं, करेक्ट। क्योंकि आपको अंदर से ये ख्याल आता है अब तो मैं इतना कमाता हूँ, अब मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और वो उस थॉट के चक्कर में आप क्या होता है कि आप अगर 50 से 70 कमा रहे हैं तो आपके खर्चे प्रो रैटा उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने तो बल्कि यहाँ तक देखा है इस कारण से कि उल्टा सेविंग कम हो जाती है। तो इसलिए तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, रोहित, जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, कि आप जैसे ही आपकी कमाई आए, जैसे ही आपकी सेविंग्स आए, तो आपको आते ही, थोड़ा मुश्किल काम है जो मैं बताने जा रहा हूँ, पर अगर आप कर सकें तो ये दिस इज़ द रोड टू बिकमिंग रिच और बिकमिंग वेल्दी, कि आपके जैसे जैसे करियर आगे बढ़ेगा आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस बनेगा। तो जैसे ही कमाई आए उसमें से 20% काट के एक दूसरे बैंक अकाउंट में रखते हैं। मतलब उनको माने ना कि मेरी इनकम है ये। हाँ, आप 80% में गुजारा करें। ओके। मुश्किल है क्योंकि लोग कहते हैं यार यहाँ तो 100 में नहीं होता और 80 में गुजारा करवा रहे हो। करेक्ट। पर थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ती है अगर आप भविष्य का अपना सिक्योर करना चाहते हैं, या मैं ये सीधी बात कहूँ, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, या अमीर नहीं तो कंफर्टेबली रहना चाहते हैं आने वाले सालों में, तो ये आपको करना पड़ेगा। और अगर आप ये कर पाते हैं, कम लोग कर पाते हैं, मैं साथ में ये भी बताऊंगा, वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू, उस 20% को छेड़िए मत, उस पैसे को, उसको इकट्ठा होने दीजिए, उसको कलेक्ट होने दीजिए, एक कॉर्पस बनने दीजिए, और फिर उसी में से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो दैट इज़ द वे। तो आपने जो सवाल पूछा था उसका सीधा जवाब तो रोहित यही है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ते हैं। ये, और इसमें कोई किसी को गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि आपके अंदर वो थॉट आता है, अरे अब तो मैं पहले से ज़्यादा कमाता हूँ। तो आप जाके पहले अगर कोई चीज़ 500 रुपये की खरीदते थे, अब तो मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आप 800 की खरीदेंगे, 1000 की खरीदेंगे, अब तो यार बढ़ गई। और करते करते पता लगता है कि जितनी इनकम बढ़ी थी उससे ज़्यादा तो आपने खर्च कर दिया, जो पहले सेविंग होती थी अब वो भी नहीं हो पाती। तो ये अपने आप को तो अंकुश रखने वाली बात है खुद पर। जी सर, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए उसका बेसिकली? क्या उनको इमरजेंसी फंड रखने चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए, या फिर उसको इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए? सारा ही कुछ होना चाहिए। उसको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, उसको इंश्योरेंस भी चाहिए, और उसको एक कॉर्पस भी बना होना चाहिए, इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। आई थिंक दे शुड हैव ऑल मिडिल क्लास। ये तो मुझे गालिब का एक शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये तो देखिए, पैसे की जो तृष्णा है जी, वो तो कभी ना शांत होने वाली है। जब आपको बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, जब किसी के पास 80,000 होता है, या चलिए 80,000 नहीं 50,000 होता है, वो कहता है कम से कम 1 लाख तो हो मेरे पास, 6 फिगर तो होनी चाहिए। जब 1 लाख हो जाता है तो कहता है 1 लाख में क्या होता है यार, कम से कम 10 लाख तो होना चाहिए। मैं कंफर्टेबली कहीं घूमने जाना है, कोई छोटी मोटी बाइक लेनी है, छोटी सी एक कार लेनी है। जब वो 9 लाख तक 10 लाख तक पहुंचता है तो फिर सोचता है 9-10 में क्या यार, अब मैं घर तो अभी भी नहीं ले सकता, तो कम से कम 25 लाख होना चाहिए। जब 25 लाख होता है तो कहता है इतने में तो किसी छोटे शहर में घर भी नहीं आता, तो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। जब 1 करोड़ पे पहुंचता है बोलता है यार इसमें तो क्या घर आएगा, 1 BHK 2 BHK घर आएगा, कोई ढंग की जगह लेना चाहिए अब तो ये कभी ना समाप्त होने वाली ये तृष्णा है। दिस इज नेवर गोइंग टू बल्कि मैं एक और कमेंट करना चाहूँगा जो मैं आज तक कहीं नहीं किया, रोहित, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं किया। लोग आजकल एक कॉन्सेप्ट है फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। करेक्ट। और मुझे लगता है ये खाली एक ख्याल है, क्योंकि अगर उसका मतलब क्या है कि आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि आप अपना घूमने फिरने पे खर्च करें और आपको पैसे कमाने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, यू कैन एंजॉय लाइफ। पर जब ये ऐसा होगा ना, क्योंकि ऐसा अभी तक पहुंचा नहीं है कोई ऐसे, जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो आपकी वो पैसे कमाने की तृष्णा ऐसी होगी, उसकी डिज़ायर है कि आपको वो पैसे कमाने से दूर जाने ही नहीं देगी। आप फिर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप रिटायर हो नहीं पाएंगे। थोड़ी बहुत देर घूम लेंगे, महीना 2 महीना घूम लेंगे, फिर उसके बाद आपको फिर मन होगा ये तो और आना चाहिए, तो ख़त्म हुए जा रहा है, या इतने से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, बिकॉज वो ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए आई थिंक ये सारी चीज़ें जो आपने कही, इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है, इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, इमरजेंसी फंड भी ज़रूरी है, और सब चीज़ें ज़रूरी हैं।
आप कितनी सेंसिबली अपने पैसे को यूज़ कर रहे हैं ये। और इसमें सबसे बड़ी गलती रोहित जो मैं बताना चाहूँगा वो लोग करते हैं कि वो लोग अपनी फाइनेंशियल बजटिंग नहीं करते हैं। जैसे महीने की सैलरी आई या कहीं से कमाई आई, तो महीने में आपने कहाँ कहाँ खर्चना है, इतना मैंने घर खर्च के लिए रखना है, इतना मैंने घूमने के लिए रखना है, इतना मैंने पेट्रोल डीजल के लिए रखना है, इतना मैंने इंश्योरेंस देना है, ये मैंने किराया देना है अगर आप किराए के मकान पे हैं, ये ईएमआई देनी है। तो अगर आप पहले से इसको प्लान करके चलेंगे तो फिर दिक्कत कम आती है, पर बहुत कम लोग मैंने देखा है जो प्लान करते हैं, वेरी फ्यू पीपल। जी सर, दो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं एक बार कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सोशल लाइफ, एंजॉयमेंट वाली लाइफ। एक आदमी तो घर में कमा कमा के परेशान हो गया, वो अपने सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस किया जा रहा है। दूसरी टर्म्स पे अगर बात करें, लेट से उनके बच्चे हैं या फिर उनकी वाइफ हैं, वो कहते हैं कि कल का नहीं पता कि कल को जीवित रहेंगे तो फिर अचार डालोगे ऐसे पैसे का, तो एंजॉय कर लेते हैं। तो एक की खुशी दूसरे का सेक्रीफाइस बन जाता है। तो उस कंडीशन में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। मैं उन फैमिली मेंबर्स को भी दोष नहीं लगाता जो कहते हैं कि भाई क्या करोगे इतने पैसे का, सब यहीं रह जाना है। Correct. बोलते हैं ना, सब यहीं रह जाना है, आप कितना भी कमा के जाओ। और आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताऊं मैं, शहरों में खासकर 80% लोग, आपको हैरानी होगी, जो पैसा कमाते हैं, और वो जब देखिए इंडिया में एवरेज लाइफ स्पैन 69 ईयर्स है, 69.5 के आसपास। तो अगर आप 70 से ऊपर जी रहे हैं तो आप बोनस है। आप धन्यवाद करिए भगवान का, अल्लाह का, जिसको भी आप फॉलो करते हैं उसको थैंक यू करिए कि आप जो है इतना निकाल गए, वरना 70 से पहले यहाँ पर इंडिया में लोग चले जाते हैं जी। तो 80% लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ टाइम सेविंग्स को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, बचाते ही रहते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी। मतलब पैसे यहीं रह जाते हैं, उनके आगे सक्सेसर यूज़ करते हैं, उनके आगे बच्चे या उनके बच्चों के भी आगे बच्चे वगैरह वगैरह। तो अपनी जगह वो फैमिली मेंबर्स भी ठीक हैं, भाई ठीक है, अब आपने जो इतना बचाया है तो उसको उसमें से एंजॉय करें। और वो दूसरा कहता है यार बचाओ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसको सेक्रीफाइस। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। आई थिंक द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज समवेयर इन बिटवीन, कि कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो जाए और कुछ जो वो फैमिली वाले कह रहे हैं। ये नहीं कि आप सारी उम्र बचाते ही रहे, खर्च ही नहीं किया अपने ऊपर, आप खाली सेविंग ही करते रहे, और सेविंग करते करते ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि अब आपकी ये एज आ गई है कि आप एंजॉयमेंट करने लायक ही नहीं रहे। जी, यू नो व्हाट आई मीन? करेक्ट। आपके गन्ने खाने की इच्छा थी, तो जब दांत ही नहीं रहे तो फिर गन्ने की इच्छा तो आपकी इच्छा ही बनी रहेगी। जब दांत थे तो आप गन्ने के लिए बचाते रहे, फिर जब दांत नहीं रहे। सो आई फील दैट लाइफ शुड बी एंजॉयड, बट अ बैलेंस बिटवीन द टू। क्योंकि अगर आप खाली पैसे बचाने का ही सोचते रहेंगे हर वक्त, तो फिर उसको एंजॉय कब करेंगे? करेक्ट। सो आई थिंक अ बैलेंस इज रिक्वायर्ड। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि दोनों जरूरी है। जैसे हमको मर्सिडीज़ खरीदनी है, लेकिन पैसा जोड़ लो, आगे चल के लेंगे। भाई जब तुम बुढ़ापे में पहुंच करके जब तुम्हारा शरीर ही काम करने लायक नहीं है, तो उस वक्त मर्सिडीज का क्या एंजॉय करोगे? बिल्कुल, घुटने कहते हैं मुझे रिप्लेस कराओ, हाँ, और हार्ट कहता है मेरे में स्टेंट डलवाओ, और डायबिटीज कहती है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाओ, ब्लड प्रेशर कहता है रोज दवाई खाइए आप, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो बाल कहते हैं मेरे ऊपर इंक लगाइए क्योंकि मैं तो सफ़ेद हो गया हूँ। तो फिर आपने बिल्कुल ठीक कहा, फिर मर्सिडीज आपने चलाई भी। मर्सिडीज अपने आप को कोस रही होगी वहाँ बैठे बैठे, हाँ, मेरे को लेके क्यों आया? नहीं, अगर हो सकता है बहुत सारे मैच्योर लोग, दिस इज व्हाट आई से, कि इफ यू हैव टू बिकम रिच, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोलता हूँ, तो आपको कम एज में रिच बनने के एम रखना चाहिए जी। क्योंकि अगर आप बूढ़े होके रिच बने, बूढ़े होके मेरा मतलब 60 साल के बाद, जनरली आपने देखा होगा जो अमीर लोग हैं उनकी उम्र काफी होती है, यंग रिच कम मिलेंगे आपको। हैं आजकल स्टार्टअप्स हैं कुछ जो बड़ा अच्छा, जिन्होंने यंग एज में पैसा कमाया, पर ऐसे लोग कम हैं। जनरली आपको वो जब 45, 50, 55, 60 उसके बाद आपको मिलेंगे। तो मैंने तो बताया ना, एवरेज एज ही 69 है जी। तो जब मुंह में दांत नहीं रहे तो फिर गन्ने मिल भी गए तो आप क्या करेंगे उसका? ठीक बात है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो देयरफॉर अगर आप डिसिप्लिन से चलेंगे तो आप यंग एज में भी यू कैन बिकम वेल्दी। और आपका जो सवाल था वो बैलेंस होना चाहिए। सर आजकल ना सोशल मीडिया पे ना बहुत होड़ लगी हुई है। मैंने आपको देख लिया तो आपके जैसे बनना चालू कर दिया, उनको देखा तो उनके जैसे बनना चालू कर दिया। हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक नहीं कर पाते हैं, अपने घर की अर्निंग पोटेंशियल्स को नहीं देख पा करके हम होड़ में लगे हुए। देखो मेरे चाचा के लड़के ने भी फ़ोन ले लिया तो मुझे भी लेना है, वो ऐसे घर में शिफ्ट हो गए, हमें भी शिफ्ट होना है। तो ऐसे बारे में, ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे फैमिली के लिए आप व्हाट यू हैव टू गिव द आंसर टू देम? देखिए, अब मैं पूरी तरह से उसको कह दूं कि सब लोग सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं वो उनको देखना ही नहीं चाहिए। फिर तो जी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो वहाँ तो लोग फ्लॉन्ट करते हैं। करेक्ट। तो इफ दे फ्लॉन्ट तो वो तो आपको दिखेगा ही, तो या तो आप सोशल मीडिया ही मत देखिए।
अब अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं तो आप अपने मन को, मैं कहूँ कि आप अपने मन पे अंकुश लगा दीजिए कि आप जो देखेंगे पर उसमें से आंख ये भी नहीं हो सकता, वो तो देख के मन करेगा। जिस चीज़ को आप देखेंगे उसको देख के आपको लेने का मन करेगा ही करेगा जी। और मैं ये तो कहूँगा नहीं आप देखा ही मत करें कि आप सोशल मीडिया से हट जाइए। अगर सोशल मीडिया से हटने की मैं बात कहूँ रोहित, तो फिर तो हमें और आपको यहाँ बैठे ही नहीं होना चाहिए। ठीक बात तो है। ये भी अभी भी आप हमको सोशल मीडिया पे ही सुन रहे हैं जो हमें देख रहा है। करेक्ट। तो आई थिंक किसी से इंस्पायर होना, किसी से मोटिवेट होना अच्छी बात है, पर एक कहावत होती है कि किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगा देनी चाहिए। करेक्ट। आप किसी ने कोई महंगी गाड़ी खरीदी है, महंगा घर खरीदा है, महंगा फ़ोन खरीदा है, तो आपको अपने लिए हीन भावना नहीं होनी चाहिए। बस वो एक करेक्शन की ज़रूरत है। बाकी किसी को देख के इंस्पायर होना अच्छी बात है, हर एक का कोई ना कोई आइडल होता है। आप नेचुरली अगर आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं तो आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कैसे करेंगे? तो उसमें कोई बुराई नहीं है जी। बट एक तो गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वहाँ पहुँचने का। दूसरी बात, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, एनवी नहीं करनी है उससे जलन नहीं होनी चाहिए, आपका हार्ट बर्न जिसको कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, अपने लिए हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं आई एम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैं यार इस लायक नहीं हूँ, उसने तो देखो क्या तरक्की। वो उसको मिलेंगे भी कभी तो ऐसे बात, अरे यार तुम्हारी क्या बात है, हम तो भैया ऐसे ही रह गए। आई थिंक वो चीज़ ठीक नहीं होती है। हर व्यक्ति जो बनाया गया है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, कुछ ना कुछ उसमें ट्रेट्स हैं। हो सकता है आप में कुछ ट्रेट्स हो जो उसमें नहीं हो। अब सोशल मीडिया पे तो आपको उतना ही दिख रहा है ना। करेक्ट। अब वो तो आपको नहीं जानता, या जानता भी है तो उसने आपके ट्रेट्स नहीं देखे। सो आई थिंक ये 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो जो आप कर रहे हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा कि आपको गिल्टी फील करें, मैं बहुत आइडियलिस्टिक या प्रवचन करूँ। नहीं, आपको तो सोशल मीडिया देखना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके मन को भटकाते हैं। ये मुझे आई थिंक वो बात मुझे नहीं करनी चाहिए। 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें, हीन भावना ना हो, उनसे एनवी ना करें, और दूसरा, अपनी क्वालिटीज़ को पे प्राइड फील करना चाहिए कि उसके पास वो क्वालिटी है, मेरे पास ये क्वालिटी है, उसके पास कुछ है तो मेरे पास भी है। ये नहीं कि सोशल मीडिया देख के आप बिल्कुल बह गए, जो आप कह रहे हैं बात जी, वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल दिस ग्लिम्स। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने यहाँ पे सर की थोड़ी जर्नी के बारे में जानने का प्रयास किया और सर के मनी माइंडसेट के बारे में भी जानने का प्रयास किया कि कैसे अगर सर का माइंड अगर हम अपनी लाइफ के अंदर यूज़ किए तो डेफिनेटली हमारे अंदर भी माइंडसेट की कमी तो बहुत ही ज़्यादा खत्म हो चुकी होगी और एक फाइनेंस का जो ज्ञान जो आज सर ने हमको दिया है उसकी भी समझ आपको अभी तक मिल चुकी होगी। तो सर, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे लोगों को समझ में आ चुका है कि मनी माइंडसेट कितना ज़रूरी है। बट अब क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बिल्डिंग की जैसे हम बात कर रहे हैं, इसके बीच के डिफरेंस को समझने का हम सर थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आज भी लोग नौकरी के अंदर पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग तो ओवर टाइम तक भी करते हैं, फैमिली से दूर जाकर के अब्रॉड में भी काम करते हैं या फिर अपना दिन रात काम करते हैं। आज भी उनको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस नहीं पता सर। तो मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा हमारे व्यूअर्स को सर एक बार आप ये जरूर बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग का तो मैंने आपको बताया जी कि आपको 20% निकाल के एक तरफ रख दें, जो आप बचा रहे हैं। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सेविंग उसको कहते हैं जो खर्च करने के बाद बच जाए, जी, यानी इनकम आई, जो महीने भर का खर्चा किया, उसमें से जो बच गया वो सेविंग्स है। और वो कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, जी, कभी तो उल्टा उधार भी हो जाता है। तो जो अगर आप वो जो 20% वाला मैंने फॉर्मूला बताया, अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आपकी सेविंग गारंटीड है। तो सेविंग इज स्टेज 1 और इन्वेस्टमेंट उसके बाद की स्टेज है। अब पैसा तो आप बैंक में रखते जा रहे हैं, बैंक तो सेविंग्स अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट तो आजकल आपको 2.5-3% इंटरेस्ट देता है, जी, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। तो उस पैसे को जब आप लगाते हैं कुछ रिटर्न लेने के लिए और अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी कि पैसा जो बचा आपके खर्च में से वो सेविंग है, और जब उस पैसे को आगे लगाया गया, बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स करी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट किया, तो इस पैसे को लगा के इस उम्मीद से कि उसमें से कुछ रिटर्न आए या उस पैसे की ग्रोथ हो। दो ही तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के, 2 गोल होते हैं। या तो आप उसमें से कुछ रेगुलर रिटर्न ले रहे हैं, ब्याज आ रहा है आपको, डिविडेंड आ रहा है, या फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे आपने कहीं मान लीजिए घर ले लिया एक और, या दुकान ले ली, वो दुकान 25 लाख की लिया, वो पता लगा अगले साल वो 30 की हो गई, फिर 35-40, एकदम से वहाँ बूम आया, उस एरिया में 1 करोड़ की हो गई। तो या तो ग्रोथ या फिर आप रेगुलर रिटर्न लेते हैं, उस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो सेविंग इज मनी विच यू आर कीपिंग असाइड,
एंड इन्वेस्टमेंट इज व्हाट यू आर डिप्लॉइंग फॉर जी। ईदर रिटर्न और ग्रोथ। सर जैसे कि ये तो अब आप हमको बता चुके हैं कि सैलरी का 20% आपको सेव करना चाहिए, बट बेसिकली आज भी जैसे कि मैं अगर बात करूँ, हमारे व्यूवर्स अगर कुछ देखते हैं तो आज भी बेसिकली लोग ऑन एन एवरेज सर 30-40 हज़ार तक ही अपना सर्वाइवल के मोड में भी हैं, हार्डली से 50 हज़ार कोई कमा रहा है। तो 50 हज़ार में लोग कहते हैं कि एक तो हमारी इनकम इतनी नहीं, तो उसमें क्या हम सेव करेंगे, और कुछ जोड़ भी लिया 2, 4, 5, 7 हज़ार रुपये, तो उसको इन्वेस्ट क्या करेंगे, तो उस 5 हज़ार में आएगा ही क्या। जैसा आपने बात करी गोल्ड और सिल्वर की, जी तो 5 हज़ार में मैं कौन सा गोल्ड खरीद के मैं क्या कर लूँगा। जी जी जी। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अगर आप कम कमाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कम कमाते हैं तो आप कभी सेव ही नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, कम कमाते हैं तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आप 5,000 के, आपने गोल्ड की बात करी, मैं आप ही के एग्जाम्पल से ले जी। लेता हूँ, तो ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, करेक्ट। उससे आप थोड़े पैसे का भी गोल्ड ले सकते हैं, आप तो जी। 500 रुपये भी उसमें डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हर किसी का अपना स्टेटस है। अब 30-40 हज़ार कमाने वाले की जो अमीर बनने की जर्नी है वो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि नेचुरली उसको इतना कॉर्पस बनेगा, हर महीने 20% निकालता रहे। तो अगर कोई व्यक्ति 5 साल में बनता है, हो सकता है उसको 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, वो अलग बात है। पर सवाल ये है कि आप अगर देखिए, अमीरी की पहली बात तो रोहित मुझे बताइए, अमीरी की परिभाषा क्या है? जी। मैंने तो, अब मैं बिल्कुल पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एकदम से सुनना चाहेंगे और इस पे सवाल भी करेंगे। मैंने 10,000 कमाने वाले को भी अमीरी के एक माइंडसेट है, माइंडसेट में देखा, और मैंने 5 लाख महीना कमाने वाले को भी अपने आप को गरीब महसूस होते देखा। मुझे लगता है अमीरी जो है वो जहां आपका सेटिस्फैक्शन हो जाए, वो अमीरी है। जहां अगर आपको 1 करोड़ भी कमाते हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपका मन बेचैन है, आप बिल्कुल रेस्टलेस हैं हर वक्त, हाय ये मिल जाए, हाय वो मिल जाए। और दूसरी एक बात और मैंने देखी रोहित, के जो लोग ज़्यादा कमाते हैं वो व्यस्त भी बहुत रहते हैं। जी। नेचुरली पैसा कमाने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। पैसा तो आपको मेहनत कराएगा। आपको अगर कंपनी अगर आपको 1 करोड़ सैलरी दे रही है तो आपको नींबू की तरह निचोड़ेगी, वो बिल्कुल पूरी तरह से आपसे काम लेगी। तो अब आप जब बिजी हैं, कब पैसा बैंक तो भरता जा रहा है, पर क्या उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास समय है, आपके पास टाइम है? क्योंकि आप तो रात को आते हैं 10 बजे घर, सुबह निकल जाते हैं 8 बजे, क्योंकि आप तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में, अब इतनी कंपनी सैलरी दे रही है आपको, 8-9 लाख रुपए महीना दे रही है, तो आपसे काम तो कराएगी। जी। तो आई थिंक, और एक दूसरा व्यक्ति है जो 25,000 रुपये महीना कमाता है, किसी बैंक में क्लर्क है या कोई बैंक में छोटे मोटे ओहदे पर 25-50 हज़ार रुपये, वो सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 6 बजे घर आ जाता है, बैठ के अपने परिवार के साथ बैठता है, बातचीत करता है, बच्चों को कभी कभार थोड़े पैसे बचे घुमाने भी ले जाता है। तो अगर वो सेटिस्फाइड है तो मुझे लगता है वो 1 करोड़ वाले से वो ज़्यादा अमीर है। अमीरी की कोई परिभाषा नहीं है रोहित। बड़ी गाड़ी है आपके पास, बड़ा बंगला है और बहुत सारी आप अगर उसको अमीर कहते हैं, मैं नहीं मानता इसको। मुझे लगता है बीइंग रिच इज़ अ माइंडसेट। करेक्ट। एक माइंडसेट मैंने, और सबसे बड़ी बात, आप अमीर किस लिए बनते हैं? अब पार्डन मी फॉर बिकमिंग अ बिट फिलोसॉफिकल, थोड़ा सा मैं फिलोसॉफिकल हो जाता हूँ आपको, आपकी बात समझाने के लिए। अब अगर आप अमीर हैं और आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, दुखी रहते हैं, हाय 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 अंदर रहती है, बेचैनी सी रहती है, तो मुझे नहीं लगता आप अमीर हैं। भले ही आपके पास एक बड़ा बंगला है, एक बड़ी गाड़ी है, यू हैव वेरी लैविश, आपके यहाँ 10-12 लोग काम करते हैं आपके घर पर आपका मन अंदर से बेचैन है, रेस्टलेस है। एक दूसरा मजदूर है जो 600 रुपये रोज की दिहाड़ी करता है जी, वो आके शाम को, मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा, पर वो जो 1 करोड़ महीने वाले भाई साहब थे उनको मैंने दुखी देखा। अब आप बताइए, आपने पैसा कमाया खुशी हासिल करने के लिए, खुश होने के लिए जी, पर आप तो स्ट्रेस में हैं। तो अमीर कौन हुआ? अमीर मुझे लगता है वो हुआ जो कि मुस्कुराता है, जो खुश रहता है और जो लाइफ को एंजॉय करता है, भले ही थोड़े में गुजारा करता है, उसके पास इतनी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास। तो आई थिंक बीइंग रिच कोई इसका पैमाना नहीं है रोहित। जो बात मैं कहना चाह रहा था, देयर इज नो सच। आप मुझे बताइए किसको अमीर कहते हैं? आप 100 करोड़ वाले को अमीर कहते हैं कि आप 1 करोड़ वाले को अमीर कहते हैं? ये बात और है कि जो 30-40 हज़ार आपने कहा कमाता है, उसको लगता है शायद 1 लाख कमाने वाला अमीर हो, 1 लाख वाले को लगता है शायद 10 लाख कमाने वाला अमीर हो, 10 लाख कमाने वाले को लगता है 1 करोड़ वाला अमीर हो। तो ये दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बिकॉज मैं आपको इस पे खोल कर बताऊं तो ये कहीं भी जा सकता है। आप यहाँ रहते हैं, फिर आप किसी
किसी बड़े शहर के गोल्फ लिंक्स में रहते हैं, फिर गोल्फ लिंक्स की बजाय आप कल को दुबई में रहते हैं, फिर आप लंदन में रहते हैं। तो आई थिंक देयर इज नो एंड टू इट। सो बीइंग वेल्दी, हाँ ये ज़रूर है कि आपकी जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें, और अगर चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। करेक्ट। पार्डन मी कि आपकी टेलीकास्ट जो पॉडकास्ट जो है वो फाइनेंस पर है, मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, पर नहीं, मैं जरूरी भी अपने है सर, जरूरी भी जीवन हो। के जी। अनुभव शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि अमीरी खाली पैसे से होती है, जी। तो पैसे से अमीर हो तो फिर तो मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, मैं दुनिया के देश और दुनिया के सबसे अमीर परिवारों को जानता हूँ, निजी तौर पर जानता हूँ, उनके घर मेरा आना जाना है, और क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता तो मैं बहुत खोल के तो नहीं बता सकता, पर मैंने जितना पैसा है उतना दुख ही देखा। सिर्फ कैटेगरी ऑफ दुख फर्क थे, एक गरीब आदमी के दुख और तरीके के होते हैं, अमीर आदमी के दुख और कैटेगरी फर्क होती है, और उसको ज्यादा दुखी देखा मैंने। जितने ज्यादा आपके इर्द गिर्द मटेरियलिस्टिक चीजें आप इकट्ठी करते जाएंगे उतने ज्यादा आप दुखी होते जाएंगे, बिकॉज उनके 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 में कुछ ना कुछ उसमें एक हिंदी में शब्द होता है विकार रहता है। जी जी जी। सो देयरफॉर आई थिंक इफ यू आर सेटिस्फाइड और आप प्लानिंग से चल रहे हैं और आप एक बड़े कैलकुलेटेड वे में चल रहे हैं, हाई हाई नहीं कर रहे, जी, तो आई थिंक वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है अगर उसकी Correct. फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है। थैंक यू सो मच सर। सर आपने यहाँ तक तो बड़ी खूबसूरत तरीके से हमको चीज़ें समझा दी हैं कि आपको कैसे पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आज भी एक आम आदमी हमारा जो छोटे से कस्बे में रहता है, गांव गली मोहल्ले में रहता है, वो गोल्ड को अच्छा इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं आज भी। हमारे पहले के बड़े बुजुर्ग भी गोल्ड को ज़्यादा मानते थे। तो आज की डेट में सर 2 तरीके के गोल्ड हो चुके हैं, एक तो फिजिकल गोल्ड, एक डिजिटल गोल्ड। आपके हिसाब से एक आम आदमी को जो जैसे मैंने बताया 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है और हार्डली 3-4 हज़ार रुपये महीने का सेव कर सकता है, तो उसको डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर फिजिकल गोल्ड में जाना चाहिए उसको? डिजिटल गोल्ड नहीं, हम उसको पेपर गोल्ड कहते हैं, क्योंकि Okay. डिजिटल गोल्ड तो भारत सरकार सेबी की तरफ से रिकग्नाइज नहीं है। ओके। और जो ETFs हैं, जी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो अगर आप 3-4 हज़ार भी बचा रहे हैं तो आप गोल्ड में लगा सकते हैं। उसमें फिजिकल गोल्ड तो 3-4 हज़ार में आपके लिए कुछ कठिन हो नहीं जाएगा आएगा। लेना, क्योंकि अब जो कीमत हो चुकी है 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम है। हम्म। तो आप अगर 3-4 हज़ार का गोल्ड लेते हैं तो आप लगा लीजिए आपका 1 ग्राम ही गोल्ड 15 हज़ार रुपए का हुआ, अगर आज के रेट जी। में बोल रहा हूँ। अभी रेट तो ऊपर नीचे हो तो पीछे तो और बढ़ गए थे। हम्म। तो 1 ग्राम गोल्ड 15 हज़ार का है। अब आप 3-4 हज़ार में तो आपको 1 ग्राम से भी फिर कम गोल्ड आएगा। तो इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप ETF में लगाते हैं तो उसमें आप थोड़े पैसे का भी गोल्ड लगा सकते हैं, और ये ETF शेयर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं और आप स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली इसको खरीद सकते हैं, थोड़ा पैसा भी लगा के खरीद सकते हैं। सो आई थिंक अगर आपके पास कम पैसा है तो आपके लिए ETF फिर एक अच्छा मेथड है लेने का। वो आपका वहाँ ट्रेड होता रहता है और जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ती है आपकी इन्वेस्टमेंट भी वहाँ से बढ़ती रहती है। जी सर, रियल स्टेट में 2 टर्म्स हैं बेसिकली, एक या तो मैं फ्लैट खरीद लूँ या तो लैंड ले लूँ। तो एक आम आदमी को जो कैसे कैसे किसी तरीके से मैनेज कर रहा है अपने पैसों को, तो आपके हिसाब से हम जानना चाहते हैं, शरद कोहली सर के हिसाब से एक आम आदमी को फ्लैट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए या लैंड की तरफ जाना चाहिए? अगर आपको रहने के लिए चाहिए जी। और पहले तो आपको अपना रहने के लिए चाहिए, तो रहने के लिए तो आपको लैंड लेके भी बना सकते हैं, और मुझे लगता है वो थोड़ा सरदर्दी वाला है। तो आजकल तो बने बनाए फ्लैट्स मिल जाते हैं, रहने तक तो फ्लैट ठीक है, अपार्टमेंट ठीक है, फ्लैट ठीक है, जहाँ भी आप। पर इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए मुझे लगता है कि लैंड बेटर है, क्योंकि लैंड की वैल्यू बहुत रेयर होता है कि डेप्रिशिएट हो, यानी कि नीचे आ जाए, जबकि फ्लैट की कीमत नीचे आ सकती है, क्योंकि फ्लैट एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। करेक्ट। उसकी एक लाइफ होती है 20 साल 50 साल 50-70 साल से ज़्यादा फ्लैट्स टिकते नहीं हैं, उनमें क्रैक आने लगते हैं जी। उसमें वेयर एंड टेयर बढ़ जाती है। जिस इलाके में फ्लैट बना हुआ है वो सोसाइटी या वो कॉम्प्लेक्स ख़राब होने लग जाता है, बहुत कम होता है कि वो मेंटेन रहे 25-50 साल बाद भी वैसा रहे, जनरली उसमें डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड अच्छा है। और लैंड भी कहाँ लें, मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ जो शायद कम लोग बताते होंगे कि लैंड जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं, जैसे जयपुर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, भोपाल है, इंदौर है, जो भी Tier 2 Tier 3 सिटी हैं, लुधियाना है, पंजाब में कोई भी आप उठा लीजिए, किसी भी राज्य में आप उठा लीजिए, तो ये सिटीज़ चलती हैं। कहेंगे सिटी चलती हैं, क्या मतलब हुआ? आपने देखा होगा ये सिटी फैलती हैं जी। पहले जो शहर था आपने देखा होगा वो बहुत बढ़ गया, बहुत बाहर तक चला गया वो, क्योंकि तो जिस तरफ ये सिटी चल रही हो उस तरफ का लैंड लेना चाहिए। अच्छा। चलती हुई सिटी की तरफ
तो क्या होता है कि आप उस तरफ लेंगे तो सिटी चल के वहाँ तक आ जाएगी। जैसे ही सिटी चल के वहाँ तक आएगी तो वो लैंड वैल्यू आपकी कई गुना हो जाएगी। यानी कि जिस तरफ चल रही है उससे थोड़ा बाहर लैंड ले लीजिए। अच्छा। तो कुछ साल में आप देखेंगे 5-10 साल में वो टाउन प्लानिंग उसको कहते हैं, टाउन प्लानिंग वो सिटी, क्योंकि सिटी तो चल रही है जी। तो धीरे धीरे चल के वो आपके लैंड तक पहुंच जाएगी। और आपने जो लैंड उस टाइम कौड़ियों के भाव लिया होगा, बहुत सस्ता लिया होगा, वो ऑल ऑफ ए सडन आपको कई गुना एक्स रिटर्न दे के चला जाएगा। सो आई थिंक लैंड इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट दैन अ प्रॉपर्टी। हालांकि मैं ये मानता हूँ रोहित के दुकान वगैरह जो लेते हैं, कमर्शियल शॉप्स लेते हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या मॉल में, दैट कैन बी अ गुड आइडिया, पर वो बहुत महंगा सौदा होता है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं जो बेसिक से स्टार्ट कर रहा है। अगर आप कहीं शॉप ले रहे हैं और वो बहुत अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कल को बन जाता है वहाँ पर, उसकी कमर्शियल वैल्यू, तो वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है। बट आई थिंक द सेफेस्ट बेट वुड बी लैंड, एंड दैट टू इन अ tier 2 tier 3 सिटी विच इज मूविंग एंड एक्सपैंडिंग आउटसाइड। बट सर कई बार लोगों को ना ये भ्रम भी होता है कि यार इतने दूर जाकर ले तो लेंगे, कौन उसकी निगरानी करेगा। और बड़े बुजुर्ग को एक कहावत है सर, ज़मीन वही अच्छी जो अपने पैर के नीचे। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप? देखिए, बात ये ठीक है कि आजकल वैसे कम सुनाई देता है, जनरली गांव में या ऐसे इलाकों में होता है कब्जा हो गया या किसी ने ले लिया, किसी ने घेर लिया उसको। तो आई थिंक इसके लिए आपको पहले पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंग्लिश में कहावत होती है रोहित, दैट इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू शुड वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। तो आपको ये लेग वर्क करना पड़ेगा। जहाँ आप लैंड ले रहे हैं वहाँ जाके देखिए कि उसकी फेंसिंग हो सकती है कि नहीं, उसकी बाउंड्री बना दीजिए। अपना कोई, जैसे आपका कोई दूर का व्यक्ति है, कोई चौकीदार है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो रहने के लिए घर ढूंढ रहा है, तो उससे किराया मत लीजिए, उसको बोले तू यहाँ रुक जा, जो आपके विश्वास पात्र हो। जी जी जी। तो आई थिंक वो सब तो करना पड़ता है। और आजकल तो रोहित एक और फैसिलिटी है कि गेटेड डेवलपमेंट्स आ गए हैं। हाँ जी। तो गेटेड डेवलपमेंट में ये रिस्क नहीं रहता। वो पुरानी बात है कि ज़मीन वही अच्छी जो पैरों के नीचे अच्छी, ऐसे तो फिर कोई कहीं दूर लैंड ले ही नहीं सकता, फिर तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है ज़माना जैसे जैसे बदलता है तो ये सारी जो सीख है ये भी थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो जाती है जी। पर अगर आप किसी गेटेड डेवलपमेंट में ले रहे हैं, किसी कोई डेवलपर कई दफ़े डेवलप कर रहा है, वहाँ ले लीजिए, उसकी प्राइस फिर आगे 5-10 साल पर। रियल एस्टेट में एक बात का ध्यान रखना होता है रोहित, के वो थोड़ी इललिक्विड होती है जी। हमेशा आसानी से बिकेगी नहीं। अगर आपने ले लिया तो आपको बेचने में वक्त लग सकता है, तो ये तैयार रहना चाहिए। नहीं कि आज आपने सोचा मैं लैंड बेच दूं, कल पैसे घर ले आऊँ, ऐसे नहीं होगा। आपको कस्टमर ढूंढेंगे, मिलेगा, वो 60 दिन का 30 दिन का टाइम लेगा पैसे देने के लिए, और कई बार 6 महीने, साल 2-2 साल लग जाता है प्रॉपर्टी को बेचने में। सो आई थिंक दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी इललिक्विड इन्वेस्टमेंट है, बहुत लिक्विड नहीं है। तो अगर आपको पैसा इतने दिन तक फंसाने में कोई एतराज़ नहीं है, बट ये है कि रियल एस्टेट अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर आप उसको सोच समझ के लें। और रियल एस्टेट लेने में ये भी मैं कहना चाहूँगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जनरली लोग रियल एस्टेट लेने में जल्दबाजी करते हैं। किसी से सुन लिया, दोस्त ने कहा अरे यार वहाँ बहुत अच्छा प्लॉट है, बहुत अच्छे अपार्टमेंट है, कर दो, तुम भी बुक कर दो, ये कर दो। क्योंकि हर 2 व्यक्तियों की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो सकती है। उसके गोल कुछ और हैं, आपके गोल कुछ और है। तो आई थिंक रियल एस्टेट के लिए लेग वर्क बहुत करना पड़ता है। वहाँ बार बार जाएं, वहाँ जाके अड़ोस पड़ोस में पता करें, उस इलाके में पता करें यहाँ पर कहीं हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट कब आएगा, सड़कें किस तरफ बन रही हैं, बिजली पानी के कनेक्शन कैसे हैं, पानी की क्वालिटी कैसी है, कोई गुंडागर्दी तो नहीं है वहाँ पर। तो आई थिंक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ लेग वर्क। और 2-3 महीने आराम से बार बार वहाँ जाएं, अलग अलग डायरेक्शन से जाएं, अगर मल्टीपल रास्ते हैं वहाँ जाने के, देखें वहाँ आसपास क्या है। तो वो अगर आप सब मेहनत करके लोगों से पूछें, कभी किसी डीलर से मिलें, कभी वहाँ पड़ोस में वैसे ही किसी से पूछ बैठें जो वहाँ बहुत साल से रहते हैं आसपास लोग, उनसे बात करें कि आप लोग यहाँ रहते हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ी सी उनसे दोस्ती करें, तो आई थिंक तब एक अच्छा निर्णय आता है। लोग, मैंने देखा जल्दबाजी में कभी कभी कुछ डेवलपर्स बहुत एक ऐसी आपको पिक्चर दिखा देते हैं फ़ोटो में, ब्रोशर में, जो लगता है यार ये तो बहुत सुंदर जगह है जी। वो नहीं करना चाहिए। यू शुड डू अ लॉट ऑफ लेग वर्क फॉर बाइंग। सर मैं इसमें ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको बहुत मतलब ऐसा ब्लूप्रिंट निकाल के दिखा देते हैं कि आपको लगता है कि यार फैंटासी है बहुत ज़्यादा। तो कई बार अक्सर ये भी देखा जाता है कि यार सर ये कुछ समय के लिए लिमिटेड ऑफर है, अदरवाइज इफ प्राइस इज गोइंग टू बी हाई लाइक 2000 पर स्क्वायर यार्ड। तो उस कंडीशन में फिर आदमी सोचता है यार फिर 100 गज भी अगर मैं ले रहा हूँ और 2000 रुपये गज भी बढ़ जाता है तो एट द एंड मुझे ज़्यादा पॉकेट पे असर पड़ेगा, तो आज ही ले लेते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये क्या ये भी जल्दबाजी का ही हिस्सा आता है? ये भी वो आई थिंक बेचने वाले की सेल्स पिच होती है
जो आपको ऐसे कहता है आज कल से रेट बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो बेचने की उसको जल्दी है। जी। तो आपको लगता है कि आपका कल फालतू देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। मुझे लगता है इस बहकाए में आके जल्दी नहीं लेना चाहिए। जो लेगवर्क की मैंने बात करी, वो लेगवर्क बहुत ज़रूरी है, और 2-3 महीने लें, थोड़ा सा चाहे फालतू कीमत पे लें, जी। पर जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वो तो सेल्स पिच है, उनके सेल्समैन है, उनके टारगेट्स दिए होते हैं, आज तुमने इस महीने इतने अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स या ज़मीन बेचनी है, तो वो अपने टारगेट पूरा करने के लिए वो मंथ एंड पे या किसी एक डेडलाइन पर डिस्काउंट दिखा देते हैं आपको। डिस्काउंट क्या होता है, वो उन्होंने एक्चुअल प्राइस ही होती है, अगले दिन उसको प्राइस बढ़ा दी। आई डोंट थिंक यू शुड सकम टू दैट अनलेस कि आप उस जगह को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। सर जैसे भी आपने बात की, आपको टीयर 2 और टीयर 3 में जाना चाहिए। आजकल एक ना बहुत शब्द निकल के बहुत उभर रहा है सर, डॉलर सिटी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ का बताया आपने? आपने जैसे बताया टीयर 2 टीयर 3 में जाकर के आपको लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ। अगर आप लैंड की तरफ जा रहे हैं तो आज की डेट में सिर्फ इंटरनेट भरा पड़ा है कि डॉलर सिटी में इन्वेस्टमेंट करो, ग्रीन फील्ड आ रही है, ये आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करो, बहुत उभरता हुआ सितारा बनने वाला सिंगापुर, शंघाई जैसा देश बनेगा हमारे यहाँ पे भी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक एक्चुअली में कुछ है वहाँ पे या अभी सिर्फ अभी फैंटासी दिखाई नहीं, जा अगर रही है? ये तो सी दिस कैन बी आंसर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट अच्छे भी हों, पर आई थिंक हम लोग प्रॉपर्टी में टर्म यूज करते हैं ड्यू डिलिजेंस। ओके। तो ड्यू डिलिजेंस आप अच्छे से करें कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आ रहा है या कोई बायोडाइवर्सिटी है, ऐसी कोई चीज़ आ रही है, पार्क आ रहा है, कोई हो सकता है कल को बहुत अच्छा बन सकता है, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर सर्वे। कि आपने जो बार बार सर्वे किया, जो लेगवर्क किया, उसका क्या आउटकम निकला है। मैं सबको ऐसे सिरे से खारिज नहीं करता कि सब फ्रॉड है, सब है, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा जी। बिकॉज कोई अच्छा भी निकल सकता है एंड इट कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स, बट ड्यू डिलिजेंस पूरी होनी चाहिए, आपकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। होता क्या है, जब पैसा पास में होता है ना, तो फिर ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं होती है, उसको कहीं लगा दो, तो वो एक दैट इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना कि पैसा रखा है यार, सेविंग्स में रखा है, अब लगाओ, बहुत दिन हो गए, अब तो वो बेचैनी सी होने लगती है। जितनी पैसे कमाने की बेचैनी होती है ना, उतने ही जब आप ऐसे इन्वेस्टमेंट का मन बना लें तो उतनी ही इन्वेस्टमेंट करने की बेचैनी। वो बेचैनी दोनों ही हालत में अच्छी नहीं है। यू शुड रिलैक्स, चिल आउट, चाहे पैसा 3 महीने लग जाएं, रखिए उसको आराम से और सोच समझ के करना चाहिए पूरी इंक्वायरी। लेग वर्क प्रॉपर्टी में, बिना लेग वर्क के प्रॉपर्टी लेना कैन बी अ डिजास्टर। जी सर, अगर कोई एक आम आदमी बेसिकली आज 10,000 रुपये सेव करने की उसने ठान ली हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा हमको यहाँ पे एक हेल्प आउट कीजिए कि 10,000 वो कैसे कैसे लगाए, कितना म्यूचुअल फंड में, कितना पीपीएफ में, कितना स्टॉक्स में और कितना ईटीएफ में। देखिए अभी जो सिचुएशन है दुनिया की, वो थोड़ी सी टफ है जी। युद्ध चल रहा है और एक वैश्विक मंदी, वर्ल्ड रिसेशन दरवाजे पर दस्तक दे क्या रहा है, बहुत जगह तो आ ही चुकी है क्योंकि क्रूड ऑयल वगैरह की वजह से महंगाई बढ़ रही है दुनिया भर में। जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी रिसेशन आया हुआ है। जी। तो जब रिसेशन आया होता है रोहित, तो उसमें पैसे को थोड़ा फैला के लगाना चाहिए। अच्छा। फैलाने से मतलब है मल्टी एसेट्स, आप एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। 20% म्यूचुअल फंड्स, 20% स्टॉक मार्केट, 20% एफडी, 20% गोल्ड एंड सिल्वर, 20% रियल एस्टेट। तो मैं उस पैसे के आपके 10,000 वाले को 5 हिस्से करूँगा जी, और 5 जगह लगाऊंगा। हालांकि मैं आपके व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को ये बोल दूं कि पैसे का निवेश की सलाह नहीं हम दे रहे हैं यहाँ, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, रजिस्टर्ड से, भी प्रोफेशनल से लेके करिए जी। व्हाट वी आर डूइंग इज एन एनालिसिस कि अगर मैं होता तो क्या करता। सो आई विल डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स और मैं इन 5 में लगाता, जिससे कि मेरा रिस्क स्प्रेड हो जाए। क्योंकि एक ही जगह पैसा लगाने में यू पुटिंग ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। सो देन अगर वो एसेट क्लास डूबती है या कुछ नुकसान, अब जैसे जिन्होंने खाली शेयर मार्केट में पैसा लगाया होगा, तो आपने देखा पिछले जब से ईरान युद्ध छिड़ा है तो मार्केट्स करीब 15% करेक्ट हो चुकी हैं। उसका तो पैसा फिर 100 रुपये के 85 रुपये रह जाते हैं। तो यही अगर उसने फैला के लगाया होगा कुछ रियल एस्टेट में, तो उससे रिस्क स्प्रेड हो जाता है जी। सो आई थिंक पैसे को फैला के लगाना चाहिए इन 5 एसेट क्लासेस में जो मैंने बताई जी, इसमें आपको लगाना चाहिए। सर जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोगों की सैलरी भी बढ़ती जा रही है, तो आदमी ना अपने एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। जैसा हमने पहले भी कवर किया था कि 1 लाख की सैलरी है और 1,20,000 खर्चे हो रहे हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड ले लिए, कुछ ऑफर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तो अब हम बात करते हैं कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। अब वो ये सवाल करता है कि भाई पहले कर्जे को चुकाऊँ या इन्वेस्टमेंट करूँ। तो ऐसी कंडीशन में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो आज वीडियो को देख रहा है, कहीं ना कहीं वो कर्जे में फंसा हुआ है, EMI बहुत ज़्यादा जा रही है, पैसा बच नहीं रहा, तो फिर
कैसे? तो पहले तो ये गलती हो गई कि इतनी ईएमआई ले ली, जी। तो ये करना ही नहीं था पहले तो। मुझे लगता है आपकी अगर अगर 1 लाख सैलरी है तो 30-35% से ज़्यादा ईएमआईज़ का लोड नहीं होना चाहिए। जी। पर अगर आप इतनी ले बैठे हैं तो फिर गलती तो करे बैठे हैं, तो अब आपको ईएमआईज़ तो सर्विस करनी पड़ेगी। तो अब तो चलो कहते हैं सर वो ना समझे के कारण उन्होंने गलती कर दी। अब क्या गलती कर दी रास्ता तो है अब इसका? यही है कि जब तक ईएमआई गले पड़ी हुई है तब तक तो आप फिर ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं कहूँ ईएमआई भी चल रही है अच्छी खासी और वो तो सेविंग्स भी निकाल दो, तो वो कहेगा मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, मैं तो अपने घर का गुजारा कैसे करूँगा। तो ईएमआईज़ तो फिर किसी तरह कोशिश करिए कि ईएमआईज़ को सेटल करिए, किसी तरह उसको स्क्वायर अप करिए, या फिर कुछ अपना पार्ट टाइम कुछ देखा जाए कुछ? हाँ, कोई एक्स्ट्रा इनकम बनाने की कोशिश करिए, जी। जिसको मून लाइटिंग कहते हैं। जी। यू स्टार्ट सम एक्स्ट्रा इनकम, कोई कहीं कोई प्रॉपर्टी बढ़िया उसको किराए पे चढ़ा दीजिए, कोई और पार्ट टाइम जॉब ले लीजिए, कोई एक्स्ट्रा आप कंसल्टिंग का काम कर सकते हैं, अपनी जी। स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। वही करना पड़ेगा। फिर ईएमआईज़ तो अपने खर्चे से अगर ज़्यादा आप जा रहे हैं तो गलती हो गई। तो गलती का जी। तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि आपकी सेविंग्स फिर तब तक नहीं हो पाएंगी जब तक ईएमआईज़ खत्म नहीं होती हैं। तो आई थिंक यू विल हैव टू वेट फॉर ईएमआईज़ टू फिनिश। करेक्ट। सर जैसे कि हम कई बार ये भी देखते हैं कि हम बात करते हैं कि यार उस आदमी की 100 करोड़ की नेटवर्थ है, इसकी 500, इसकी 1000 करोड़। क्या इसका भी कोई फार्मूला होता है कि एज फैक्टर के हिसाब से नेटवर्थ का कुछ फार्मूला है कि अगर इसकी 30 साल की उम्र है तो इसकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए थी और 40 साल की उम्र में इतनी होनी नहीं चाहिए नहीं, थी? ऐसा कुछ है? मैं तो ऐसे 21 साल वालों को भी जानता हूँ जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ है। अच्छा। और ये नहीं कि उनकी इनहेरिटेड है, खुद बनाया। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनकी 20-25 साल की उम्र में बहुत अच्छी नेटवर्थ। नहीं, ऐसा कोई एज का। और मैं 60 साल वालों को आप सड़क पे भीख मांगते भी देखे होंगे। तो ऐसा कोई एज से रिलेटेड नहीं। पर जनरली अच्छा। जो मैंने आपको शुरू में बताया, जनरली ऐसा देखा जाता है, मतलब 100 में से आप लगाइए कि 70-80 लोग अपने मैच्योर एज में उनको फाइनेंशियल कंफर्ट आता है। यानी कि ज़िंदगी की ज़्यादातर जो ज़रूरतें हैं, जी। गाड़ी ढंग की है, मकान ढंग का है, घर है, मकान है, चलिए ढंग का छोड़िए, घर है, गाड़ी भी है और घर में 1-2 काम करने वाले भी हैं, सब कुछ है, मिडिल क्लास कंफर्टेबल। तो वो ऐसा जनरली देखा जाता है कि जब जब उम्र बढ़ती है तो कंफर्ट आ जाता है। पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने कहा कि इस एज पे इतनी नेटवर्थ, बिल्कुल नहीं। मैंने तो बताया ना, मैंने तो 21 साल वाले की भी नेटवर्थ बहुत अच्छी। आजकल तो स्टार्टअप्स हैं, उनकी वैल्यूएशन सडनली शूट कर जाती है। 25 साल वाले की 250 करोड़ नेटवर्क, 1000 करोड़ नेटवर्क भी देखी जाती है। कम होते हैं ऐसे, पर हाँ ये ज़रूर है कि मोस्टली एज योर एज इंक्रीजेस, योर फाइनेंशियल कंफर्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब थोड़ा सा आपको जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी होती दिखाई देती हैं जैसे जैसे उम्र बीतती है। पर जैसा मैंने शुरू में कहा कि फिर उम्र का वो पड़ाव आ जाता है जब जाने का समय आ जाता है, तो फिर बहुत लेट जाके अगर नेटवर्थ बनी तो आपके ज़्यादा किसी काम। फिर तो आपके जो लोग आगे इनहेरिट कर रहे हैं उनके काम की है। फिर तो जो लोग आगे, जो आपके आगे जो होंगे, जो आपके बाद रहेंगे, उनके काम की रह जाएगी। तो अगर खुद एंजॉय करना है तो बहुत ही मुझे लगता है रोहित कि अगर वेल्थ को क्रिएट भी करना है, एंजॉय भी करना है, तो बहुत समझदारी से चलना पड़ता है। जी। कुछ लोग खाली क्रिएट ही करते रह जाते हैं, एंजॉय नहीं करते। कुछ खाली एंजॉयमेंट के चक्कर में क्रिएट ही नहीं कर पाते, खर्च सब जो आया सब खर्च दिया। तो बहुत ही कैलकुलेटिव वे में, बहुत ही समझदारी से चलना पड़ता है। पर आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस एज में इतनी नेटवर्क, इस एज में इतनी नेटवर्क। ऐसा कोई टेबल नहीं है, ऐसी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं। सर मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर पता नहीं किसी ने AI, हालांकि AI जनरेटेड वीडियो थी, उसमें बताया गया था कि आज का आदमी इतना पागल हो चुका है, मतलब आज परेशान है अपने आने वाले कल के लिए कि कल सुख पाएगा, इसलिए आज परेशान हो रहा है। और उस सुख के लिए परेशान हो रहा है जिस सुख के बारे में उसने अभी तक देखा भी नहीं कि कैसा आने वाला है। वो उन बच्चों के लिए पैसे कमा रहा है जो बच्चे अभी तक इस जीवन में आए नहीं है, लेट्स से उसके पोते पोतियों के बारे में। ट्रू। तो दैट मीन जो उसने मेहनत करके पूरे जीवन काल में उसने 100 गज का मकान बनाया, अब आज से 100 साल बाद उस घर में वो लोग रहने वाले हैं जो जिनके बारे में अभी तक हमको पता ही नहीं है कौन है क्या है, और फिर भी हम मरे जा रहे हैं डेली बेसिस पे। नहीं, ये सच है। इसमें भले ही AI जनरेटेड हो, बट दिस इज ट्रू कि हम कल के सुख के लिए आज का सुख त्याग देते हैं। और देखिए, जब मैंने शुरू में बात करी कि आप 20% निकाल के रखिए, 80% में गुजारा करिए, तो ये कुछ हद तक इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि आज थोड़ी कंजूसी से चलिए कि कल आप सुखी हो जाए। पर उसका लक्ष्य, जैसा कि मैंने कहा, ये नहीं कि आप बुढ़ापे में जाके हो। बुढ़ापे में गए तो फिर तो 69 ईयर्स की जो इंडिया में मीडियन एज है फिर वो आ जाती है। तो आई थिंक यू शुड एक बैलेंस रखना चाहिए कि जैसा मैंने बीच में भी कहा था कि आप एंजॉय भी साथ साथ करते रहें, आपकी सेविंग्स भी बनी रहे, और सेविंग्स को इतनी समझदारी से इन्वेस्ट करिए कि वो बहुत जल्दी आपकी नेटवर्थ बनती रहे, अच्छी नेटवर्थ बनती रहे। सो
कल के सुख के लिए आज का थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ता है, ये तो बात सच है, पर इतना भी ना आप उसको ले जाएं कि आप जिंदगी में सारी उम्र कंजूसी करते रहे और किसी और ने, आपके सक्सेसर्स ने उसको एंजॉय किया। और कुछ लोग इसको खुशी खुशी करते हैं, कुछ लोग, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं रोहित जो ये कहते हैं कि हम तो बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदुस्तानी ये परंपरा है, हिंदुस्तानी एक वैल्यूज़ है कि यहाँ पर माता पिता अपने बच्चों के लिए सारी उम्र सेक्रीफाइस करते हैं। ये एक वैल्यू है कि उनको खुद कुछ इच्छा नहीं है। आप अपनी मदर से पूछेंगे, कहेंगे मेरे कोई इच्छा नहीं, मैं तेरे लिए कमाया, तू रख, कोई बात नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत है। तो वो आई थिंक दैट इज़ अ वैल्यू, वो तो एक अच्छी बात है। पर आप जानबूझ के खर्च ना करें, जिसको कंजूस मक्खी चूस कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप खुद कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सब आप इकट्ठा करते जा रहे हैं, पोस्टपोन करते जा रहे हैं आगे के लिए, और आगे तो कभी आना नहीं है, और फिर जब आगे आएगा तो आप जा चुके होंगे। सो आई थिंक असल में क्या है रोहित, के लोग ना मौत को भूले रहते हैं। अगर आप मौत को याद रखें तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर हो जाएगी। करेक्ट, मैं बड़ी आपको अजीब सी बात कह रहा हूँ। सही बात है। बिकॉज अगर आपको पता है कि इंडिया में मीडियन एज 69.5 है, तो यू विल बी अ बेटर फाइनेंशियल प्लानर। बिकॉज आप जो पोस्टपोन करते जाते हैं, वो फिर नहीं करेंगे। बिकॉज यू नो दैट आफ्टर 70 इज अ बोनस। और फिर आफ्टर 70 बोनस क्या, आफ्टर 70 तो आप वैसे भी एंजॉय करने लायक नहीं रहते। अगर मान लीजिए आप 80 तक जी भी रहे हैं, तो आप मुझे बताइए 70 और 80 के बीच में आप कोई फैंसी कार लेके ड्राइव करेंगे, या आप कुछ ऐसा काम तो करेंगे नहीं। आप नाइट क्लब में जाएंगे, आई डोंट थिंक यू गोइंग टू डू दैट, राइट। सो देयरफॉर जो एक्चुअल एंजॉयमेंट की एज होती है ना रोहित, आपको मजेदार बात बताता हूँ। देखिए 20-21 साल तक तो पढ़ाई लिखाई चल रही होती है, स्कूल करा, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 21 से लेके 25 साल तक आपकी करियर प्लानिंग शुरू हो जाती है कि भाई क्या करना है, या हायर स्टडीज करनी है, करियर ओरिएंटेड। मतलब पढ़ाई भी करेंगे तो करियर ओरिएंटेड, या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया, या कहीं नौकरी ढूंढी। उसके बाद फिर शादी ब्याह 25 से 30 के बीच में, नॉर्मली इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप मैरिज एज। तो इफेक्टिवली आपका जो वर्किंग स्पैन है, वो वर्किंग स्पैन समझ लीजिए 25-30 से लेके और 60-65 तक है। तो बेसिकली आपके पास देखा जाए तो 30-35 साल होते हैं जो आदमी काम करता है। वो 30-35 साल आप काम करके टॉयल करते रहे, मेहनत करते रहे, और फिर अल्टीमेटली जब आपके पास पैसा आया तो आप 60 साल के हो गए। अब आप 60 साल के हो गए तो अब तो मैंने बताया ना, वो ब्लड प्रेशर कहता है यार मुझे, मेरे लिए एक गोली ले ले रोज। घुटने नीज कहते हैं यार ट्रांसप्लांट करा लो। किसी किसी को तो अर्थराइटिस हो जाती है, बॉडी में दर्द रहने लगती है। फिर वो हार्ट चेकअप कराने जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा, तो वो कहते हैं स्टेंट डलवा, आपकी तो आर्टरी ब्लॉक हो गई। तो सी व्हाट इफेक्टिवली आपके पास, क्योंकि बचपन तो बीत गया पढ़ाई लिखाई में, सो इफेक्टिवली आपकी जो अर्निंग लाइफ थी वो 30-35 साल की थी। उस 30-35 साल में अगर आपने जल्दी से कमा के एंजॉय नहीं किया, तो आपने तो एंजॉय किया ही नहीं, क्योंकि पहले तो आप पढ़ाई लिखाई करते रहे। वो ठीक है, स्टूडेंट लाइफ की एंजॉयमेंट एंड ऑल दैट, उसको मैं एक तरफ रखता हूँ। और उसके बाद आप बुढ़ापे को रोते रहे, यू नो व्हाट आई मीन। करेक्ट। सो इफ बैड फाइनेंशियल प्लानिंग कैन ruin those peak of your career of 30-35 years, जो मैं बात कहना चाहता हूँ जी। और ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। सच्चाई है। और कोई व्यक्ति कहता है हम तो भाई 70 का, हम तो 80 पे, तो 80-85 की उम्र में आप क्रिकेट थोड़ी ना खेलेंगे जाके। ठीक बात है। 80-85 की उम्र में आप जाके यू आर नॉट गोइंग टू गो टू अ नाइट क्लब। करेक्ट। एक्सेप्शंस में भी देयर। मुझे ऐसे कोई साहब हैं 92 साल में उन्होंने दूसरी शादी करी है, वो एक्सेप्शंस होते हैं। करेक्ट। उस पर लोग हंसते ज़्यादा हैं, और यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट मच ऑफ नॉलेज। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो आज हमारे व्यूअर्स पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, बहुत कमाल की लर्निंग उनको मिलने वाली है। सर अब हम अपना चलते हैं अपना सेगमेंट 3 के अंदर, जहाँ पे अब हम बात करेंगे कि आज हमने आपकी पर्सनल स्टोरी के बारे में जाना, हमने माइंडसेट के बारे में जाना कि मनी माइंडसेट को पैदा कैसे किया जाता है, और जब ये मनी माइंडसेट एक बार हमने अपना क्रिएट कर लिया तो उसके बाद ये वेल्थ बिल्डिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमने बहुत बखूबी जाना। बट आज जो हमारे पॉडकास्ट जो आज ये व्यूवर्स देख रहा है, वो चाहता है कि सर आज ये सब ज्ञान की बातें मेरे बच्चे के अंदर से ही आज की डेट में बीज डल जाए उसके अंदर। तो हम बात करेंगे कि इनिशियल स्टेज से ही बच्चों के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान कैसे डाला जाए। प्लीज सर। देखिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो ऐसा फाइनेंशियल लिटरेसी का है नहीं जी। आप कॉमर्स लेते हैं अगर, तो वहाँ आपको बेसिक टर्म सिखाए जाते हैं 11वीं 12वीं में, उसके बाद आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं। पर आप बचपने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है बच्चे वही सीखते हैं रोहित जो अपने माता पिता को करते देखते हैं। जी। अगर आपने बच्चों में फाइनेंशियल एजुकेशन डालनी है, बच्चों से मेरा मतलब 10th क्लास से नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। अगर आप उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी डालना चाहते हैं तो आप पहले खुद फाइनेंशियली लिटरेट हो जाइए।
और घर में जब आप बात करेंगे सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, इंश्योरेंस की, स्टॉक मार्केट्स की, तो बच्चे जो सुनते हैं वही सीख जाते हैं. तो आई थिंक फॉर चिल्ड्रन टू बी फाइनेंशियली लिटरेट, parents also have to be financially literate. And the parents should start speaking to their children. They should talk about it. They should tell that, look, आपके पास पॉकेट मनी मैं देता हूँ, आपको 5,000 रुपये महीना देता हूँ पॉकेट मनी, तो अब कितने इकट्ठे हो गए, लाओ इसको कुछ सेव करें, लाओ आपके ये पैसे मैं फिक्स डिपॉजिट करा दूँ, मैं इसको म्यूचुअल फंड में लगा दूँ. सो आई थिंक चिल्ड्रन इमिटेट what they see in you. बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करते हैं. तो सबसे अच्छा तो फाइनेंशियल एजुकेशन. बाकी आजकल तो क्या है रोहित के यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं और सारे बच्चे सोशल मीडिया में एक्टिव हैं आजकल, कुछ सिवाय उन देशों के छोड़ दें जहाँ पर बच्चों को अब सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाने अलाउड नहीं है. पर अगर बच्चे कुछ उल्टा सीधा कंटेंट नहीं देख रहे तो दे कैन यूज दिस सोशल मीडिया फॉर लर्निंग ऑल्सो. करेक्ट. और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं बच्चों के लिए बेसिक फाइनेंशियल, और बहुत सारी किताबें भी आती हैं, बुक्स आती हैं, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है. सो यू हैव टू, बट आई स्टिल फील पेरेंट्स शुड मोटिवेट देयर चिल्ड्रन कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए और आपको वो आगे काम आएगी. आप यू विल बी मोर वेल्दी, यू विल बी रिचर. उनको बताएं कि अगर आपने अमीर बनना है कल को, तो खाली हमारे पैसे पे नहीं, खुद भी पैसा कमा के बनना है, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन और लिटरेसी लेनी चाहिए. जी. सो आई थिंक पेरेंट्स इज द फर्स्ट सोर्स. करेक्ट. बाकी स्कूल में क्लास 11 क्लास 12 में कॉमर्स आ जाती है. जो लोग कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ आपको बेसिक फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी बताई जाती है कि ये होता है, तो कुछ उससे सीख सकते हैं. बाकी उसके बाद अगर बच्चे में इंटरेस्ट है आगे जाके, एंड इफ ही और शी वांट्स टू परस्यू फाइनेंस एज अ करिकुलम, तो फिर तो कोई एंड ही नहीं है, फिर तो वो सब कुछ सीख ही जाते हैं. जी. बट बचपने में आई थिंक पेरेंट्स इज़ द बेस्ट सोर्स, बिकॉज स्कूल लेवल पे मुझे नहीं लगता अभी हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी को सिखाया जाता है. अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए, क्योंकि इफ़ वी वांट, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं 2047. विकसित भारत का मतलब है कि गरीबी कम हो, ना के बराबर हो. तो उसके लिए तो आपको बचपन में, आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 2047 में जब विकसित भारत का रखा गया तो 21 साल के होंगे. तो आज उनको सिखाने की जरूरत है. यानी कि अब जब वो स्कूल जाएंगे जी, जो आज पैदा होंगे स्कूल जाएंगे, तो उनको आपको मेरे हिसाब से 4th 5th स्टैंडर्ड से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी देनी चाहिए. ये आपने जो बात कही उससे मुझे याद है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए. करेक्ट. जैसे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, ऐसे ही ये भी एक मैंडेट. तो मुझे लग रहा है अगर बचपने में अगर वो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए, तो बाय द टाइम वो क्लास 12 पास करके निकलता है तो बहुत ही वो उसको एक विजन होगी कि मैंने यहाँ पहुँचना है अपने फाइनेंशियल गोल्स पे. सो आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट. जी सर, मैं ये चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आजकल के पेरेंट्स ना थोड़ी सी गलती करते हैं, अपने बच्चों को ना पॉकेट मनी देते हैं. तो व्हाट आई ट्रूली बिलीव कि, और मैं थोड़ा बिलीव भी करता हूँ, और इसमें मुझे आपकी थोड़ा सा आपकी राय भी चाहिए कि क्या हमको बच्चों को पॉकेट मनी एग्जैक्टली में देनी चाहिए, या उस पैसे को किसी टास्क के साथ जोड़ देना चाहिए कि बेटा आपको ये टास्क दिया गया, अगर ये टास्क आप कंप्लीट करेंगे तो यू विल गेट द 500 रुपीज़ या 1000 bucks काइंड ऑफ थिंग्स. थोड़ी सी समझ आए पैसे की भी कि भाई उसमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, कुछ पेरेंट्स ने करके देखा था. अच्छा. उसमें प्रॉब्लम ये होती है, बच्चा फिर मनी माइंडेड हो जाता है. वो फिर माता पिता की सेवा भी करेंगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे कुछ मिले, तो वो फिर उसको, क्योंकि बच्चे का दिमाग बहुत बहुत रॉ होता है, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि फिर मुझे ये काम करूंगा तभी करूंगा अगर कुछ पैसे मिलेंगे. सो आई थिंक फैमिली में वो चीज़ अच्छी नहीं है जी, बिकॉज हमारे यहाँ जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ में निस्वार्थ भाव से सेवा, घर का काम किया जाता है. ऐसा नहीं है कि खाली पैसे दे के टास्क से. तो मुझे पॉकेट मनी में कोई बुराई नहीं है अगर पॉकेट मनी को मिसयूज़ नहीं किया जा रहा, और पॉकेट मनी को भी हैंडल करने का एजुकेशन साथ में दी जा रही है. जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल एजुकेशन है कि अगर तुम्हें 2000 रुपये देते हैं तो इसमें से तुम्हें 400 रुपये बचाने हैं और बाकी के खर्च करने हैं, या आपको गुल्लक में या अपने सेविंग्स अकाउंट में या कहीं पर डाल के रखने. सो आई थिंक उसको अगर पॉजिटिव तरीके से मॉनिटर किया जाए तो बेटर, बिकॉज अगर आप टास्क लिंक मनी कर देंगे तो फिर वो बच्चे का दिमाग ऐसा है, वो फिर हर काम करने से पहले आप कहेंगे ना मेरे लिए पानी का ग्लास उठा ला, तो उसमें पैसे, तो वो कहेगा अब कितने पैसे दोगे, फिर आप क्या करेंगे. देन यू विल बी, यू नो, बिकॉज बच्चे का दिमाग उसको बहुत जल्दी पकड़ेगा और उसके अंदर वो इम्बाइब हो जाएगा. सो आई थिंक टास्क लिंक्ड बच्चे को नहीं करना चाहिए. तो एक तरह से वो कहेगा मेरी भी ये जॉब है, you know, so I think थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल बन जाएगा. It's a very tender mind. करेक्ट. तो टेंडर माइंड के अंदर हमें पैसा इस तरीके से नहीं घुसाना चाहिए, वो फिर मनी माइंडेड बच्चा हो जाएगा बहुत ज़्यादा.
और बच्चे के लिए मनी माइंडेड होना बहुत डेंजरस है। That's what I जी। feel. सर जब अक्सर कई बार बच्चे कहते हैं कि पापा मेरे को ये दिला दो, मम्मी मेरे को ये दिला दो, और जाहिर सी बात है मम्मी और पापा उनको दिला भी देते हैं, तो क्या उनकी जो ये चाहत थी बेसिकली ये दिला दो, क्या उस चाहत को क्या हम मनी लेसन्स के नाम पे कुछ जोड़ सकते हैं? उनकी चाहत को जब हम मम्मी पापा उनकी पूरी कराते हैं तो एक मनी लेसन्स क्या दे सकते हैं मम्मी पापा अपने बच्चों देखिए, को? मुझे लगता है फैमिली टू फैमिली फ़र्क है। कुछ फैमिलीज़ मैंने देखी जो बच्चा कहता है वो कर देते हैं, ठीक है? चाहे उनकी औकात ना भी हो, तो उधार माँग के भी कर देते हैं। बच्चों से अटैचमेंट ज़्यादा है। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है कि वो उसको फ़िल्टर कर देते हैं। देखो अब ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जब बड़े हो जाओगे तो खुद कमा के लेना। तो आई थिंक अ बैलेंस्ड अप्रोच इज़ ओके, क्योंकि हर बार आप बच्चे को कहते रहेंगे खुद कमा के लेना, खुद कमा के लेना, तो उसको लगेगा भाई मम्मी पापा तो मेरे लिए लेते ही नहीं, कुछ भी नहीं लेते हैं। तो बच्चे को बिल्कुल उसकी इच्छा को मारना भी नहीं चाहिए। कहीं बीच में रास्ता है इसका रोहित। कभी उसकी बात मान ली और कभी उसको ये समझाया कि देखो ये चीज़ महंगी है, हम चाहे तो ले सकते हैं, पर हमें इसको लेने के लिए हमें ये घर के खर्चे काटने पड़ेंगे, ये खर्चा हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। या उसको ऐसे कहें कि अगर तुम ये लेते हो तो फिर ये चीज़ आपके लिए बंद हो जाएगी, तो कुछ पॉकेट मनी फिर नहीं मिलेगी। आप अगर लेना चाहते हो तो पॉकेट मनी जो मिलती है उसी में से हम ले देते हैं, फिर पॉकेट मनी जो बैलेंस बचेगा वो लेना। तो आई थिंक अ बैलेंस हैज़ टू बी स्ट्रक। देन आई फील इफ यू टेक 10 फैमिलीज रोहित, तो 10 लोगों के बच्चे भी अलग अलग तरीके के हैं, बिल्कुल। पेरेंट्स भी अलग अलग तरीके के हैं। कहीं कहीं बच्चे बहुत पेरेंट्स से अटैच्ड हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी लेके दो। कई कई बच्चे जिद पे अड़ जाते हैं। सो आई थिंक एक कोई जनरलाइज्ड इसके लिए रूल बनाना बहुत कठिन होगा। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा इसका आंसर देना। आप मुझे बताइए कि क्या फैमिली है, कितना वो कमाती है, बच्चे ने क्या इच्छा करी, किस टाइप की इच्छा करी है, फिर उस पर कॉमेंट किया जा सकता है। जी। इसको मेरे ख्याल अगर मैं जनरल में आंसर दूंगा तो शायद वो कहीं गलत हो जाएगा। वो सबके लिए एक जैसा अप्लाई नहीं करेगा। फैमिली की सिचुएशन, फैमिली के फाइनेंसेस, बच्चे की इच्छा सब अलग अलग है। और वैल्यूज क्या है फैमिली की, बच्चा कितना संभला हुआ है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड। मैंने जनरल आंसर दे दिया, अब किसी का बच्चा बिगड़ा हुआ है और मैंने कहा कि जो उनकी पूरी करनी चाहिए इच्छा, तो वो तो फिर एडिंग फ्यूल टू द फायर हो जाएगा। करेक्ट। और कोई बच्चा बहुत संभला हुआ है, उसने कभी कुछ मांग लिया और मैंने कहा कि बच्चे की इच्छा ऐसे नहीं पूरी करनी चाहिए, तो वो भी गलत है। सो आई थिंक इफ यू गिव मी द रियल सिचुएशन देन आई विल बी एबल टू कमेंट कि क्या करना चाहिए, बट जनरल में नहीं दूंगा वैसे। ओके सर, एक इंडियन फैमिलीज के अंदर ना बेसिकली हमने ये चीज़ भी देखी है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि 100 रुपए के लिए झगड़ा होता देखा है। बच्चा डिमांड कर रहा है कि थोड़ा सा बढ़ रहा है बच्चा भी, थोड़ा मतलब जूनियर से अब थोड़ा टीनेज एज में जा रहा है। वो अपने फादर से डिमांड करता है कि पापा मेरे को ये चाहिए, लाइक से बाइक चाहिए एग्जाम्पल, या फिर मेरे को कहीं घूमने जाना है, या काइंड ऑफ थिंग्स, कुछ भी चीज़ें जहाँ पे पैसे का मतलब इन्वॉल्वमेंट है। और पापा कहते हैं, उनके मम्मी पापा कहते हैं बेटा अभी थोड़ा हाथ तंग है, बेटा नेक्स्ट मंथ देखते हैं, अभी थोड़ा सा बेटा बजट कम है, सैलरी कट गई पापा की, 2 दिन सैलरी पापा लेट गए थे। तो मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, तो ऐसे कंडीशन में तो क्या बच्चे के मन में अपनी मम्मी पापा के प्रति क्या एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार पता नहीं हर बात पे यार कल देखेंगे, अगले महीने देखेंगे? आ भी जाता है, क्योंकि आजकल पीयर प्रेशर बहुत है। बच्चे जब अपने साथी, उनके दोस्त होते हैं, उनको देखते हैं कि उनके मम्मी पापा ने तो दिला दिया, आप नहीं दिला रहे। जी, हो भी सकता है। आई थिंक ये भी स्पेसिफिक में होगा रोहित, क्योंकि इसका भी जनरल में आंसर देना बहुत कठिन होगा। आप मुझे मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे सकता हूँ ओके। अगर आप मुझे एक्यूरेट स्पेसिफिक केस बता दें। मुझे फैमिली के फाइनेंसेस चाहिए, मुझे वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में कैसा है ये जानकारी चाहिए, वो बच्चा माता पिता की कितनी रिस्पेक्ट करता है या करती है ये जानकारी चाहिए, और क्या चीज़ वो मांग रहा है ये जानकारी चाहिए। अगर आप इस तरीके से बताएं तो देन आई विल बी वेरी स्पेसिफिकली, बिकॉज इसमें जनरल में जवाब देना बहुत डेंजरस होगा। बिकॉज इफ ऑन ए पॉडकास्ट दे लिसन, एक फाइनेंस एक्सपर्ट ये बोल रहा है और कि भाई दे देना, देखो वो कहेगा कल को उन्होंने भी कहा है कि दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ना मैं कहूँगा कि लेके देनी चाहिए, ना मैं कहूँगा कि नहीं लेके देने चाहिए, बट इफ़ यू गिव मी द सिचुएशन, आप मुझे स्पेसिफिक्स बताइए तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दे पाऊंगा। श्योर सर, डेफिनेटली। हम ईश्वर ने अगर दोबारा मौका दिया आपके साथ मतलब दोबारा आप कोई बैठेंगे, केस स्टडी इसको लेके, कोई केस स्टडी हम जरूर लेकर के आएंगे कि भाई ये परिवार था, नाम बदल दें, आप नाम जी, ना बताएं जी, कि वो इतना कमाते हैं, बच्चों की परवरिश इस तरीके से हुई सर, है, डेफिनेटली कोई ना कोई केस स्टडी बच्चा लेकर आएंगे। आज्ञाकारी है या बच्चा बिल्कुल रिवोल्ट पर है, या बच्चा बिगड़ा हुआ है, बच्चा सुधरा हुआ है, बच्चा संस्कारी है, बच्चा यू नो व्हाट आई मीन, बच्चा माता पिता की रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, ये सब इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और माता पिता भी, रोहित मैं बताऊं तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसीजन लेते हैं। जो फैक्टर्स मैं आपको कह रहा हूं, पेरेंट्स आल्सो डिसाइड आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। ऐसे आंख बंद करके जो करते हैं वो तो गलती है। करेक्ट। मना करना भी गलती है और हाँ करना भी गलती हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट मच ऑफ नॉलेज, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ लर्निंग ली होंगी और कहीं ना कहीं वो उनके मन में आज भी कोई सवाल जरूर रह गया होगा। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई आपको तो पूरी इस पॉडकास्ट को मैं चाहता हूँ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज आई ऑलवेज सेज दैट शेयरिंग इज केयरिंग। क्या पता किसी गली मोहल्ले में किसी कस्बे में बैठे किसी आदमी की आत्मा के अंदर जान डल जाए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, और क्या पता एक मनी माइंडेड आदमी वो डेवलप हो जाए उसी घर के अंदर, उस कस्बे के अंदर। और क्योंकि आज जो सर ने हमको अपना समय दिया है, हम चाहते हैं इस समय की वैल्यू की जाए और मैक्सिमम लोगों तक इसका प्यार जाया जाए। आप हमको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम और ऐसे ढेर सारे पावरफुल टॉपिक्स आपके लिए और लाते रहें। सो थैंक यू सो मच सर, शरद सर, फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में सर बस मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि एनी 2 लाइन्स यू वुड लाइक टू स्पीक अबाउट अस, अबाउट आवर शो इग्नाइट जर्नी। इट वाज वेरी डिफरेंट। नॉर्मली मैं फाइनेंस पे जो पॉडकास्ट करता हूँ तो उसमें आज आपकी पॉडकास्ट में खासियत ये थी कि देयर वाज अ टच ऑफ वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज और फिलोसॉफिकल भी वो थी, राइट, विच वाज डिफरेंट कि आपने पैसे को लिंक किया एक आम परिवार के साथ और परिवार के व्यवहार के साथ भी लिंक किया। दैट वाज वेरी डिफरेंट, विच आई अप्रिशिएट यू फॉर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स। ईश्वर ने अगर दोबारा मौका दिया सर, दोबारा के साथ मिलेंगे श्योर, और हम किसी केस स्टडी के साथ मिलेंगे इस बार इट वुड आपसे। बी अ प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।